जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे भाई बताओ, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का मजे ले रहे होंगे। अब बोलेंगे भैया आज तो आप नई चीज पढ़ा रहे हो, हमेशा तो रेलवे फाउंडेशन पढ़ा रहे थे, ये क्या चालू कर दिया? तो देखो भाई है क्या, ये देखो तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल CBT2, यानी जो आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल क्या, यानी जो 12th बेस पे एग्जाम हुआ था उसका ये CBT2 का क्या है, पेपर है। अब ये कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 2025 का हुआ था। और मैं ये करा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे पूछा भी था बहुत बच्चों के, मैंने वीडियो में बोला था कि अगर आप चाह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन मैं कराऊं, तो बोले थे बच्चे कि हाँ भैया आप करा दो, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ये बहुत पहले ही कंटेंट बन गया था, बट लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो अपना रेलवे फाउंडेशन का जो अपना चल रहा है फ्लो, उसको मैं बीच में ब्रेक नहीं करना चाहता था। बट मैं फिर भी इस बार मैं सोचा हूँ, क्योंकि जो आपको गिफ्ट मिलने वाली है ना, उसमें बहुत सारी आपको गिफ्ट मिलेगी। तो मैं उस टाइम हम क्या करेंगे आपको बताएंगे कि इसमें जो गिफ्ट है इसका कौन सी सॉल्यूशन मैं खुद कराऊंगा, बाकी चीजें कौन सा होगा। तो उसमें ये पहला है, समझ रहे हो? इसमें उस टाइम एड ऑन होगा जब आपको गिफ्ट मिलेगा। जो हमारी 5 तारीख वाली थी आज इवेंट, 6 को हो गई है, यानी कहीं ना कहीं ये 6 तारीख को होगी हमारी इवेंट, उसमें ये इसके बारे में डिस्कस की जाएगी। तो भाई साहब देखो, टोटल इसमें अगर मैं बात करूं मोटा मोटी थोड़ा बहुत बात कर लेता हूं, बाकी एक एक करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल भाई साहब इसमें 35 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स के, जिसमें से देखो तो मुश्किल से मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 से लेकर 7 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े अच्छे लेवल के थे। बाकी ऐसे जो देखो तो 25 से लेकर 28 क्वेश्चन तक ऐसे थे ना कि आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ोगे और बहुत इजीली में सॉल्यूशन कर पाओगे। तो जो भाई लोग एग्जाम में अगर पैनिक हो गए होंगे उनके लिए दिक्कत हुआ होगा, लेकिन जो नॉर्मल में प्यार से चीजों को आराम से बनाते होंगे तो 35 में 35 आसान से कर ले होंगे। 1 2 3 सवाल ऐसे हैं जिसमें आप फंस सकते हैं, लेकिन उतना भी ऐसा सवाल नहीं था कि आप फंसोगे अगर चीजों को आराम से आप पढ़ोगे तो। ठीक है, तो देखो मैं ऐसा है कि बहुत ऐसे टीचर हैं जो अलग अलग तरीके से कराए हैं, हर एक चीज कराए हैं, अपना आके जादू दिखाएं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में जादू नहीं दिखाऊंगा। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कौन से कॉन्सेप्ट है पूरा डीपली आराम से एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, ताकि आपको लिए फायदा हो। ये नहीं कि मैं जादू दिखा रहा हूँ मेरे को ही समझ में आ रहा है और सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा हमें जादू नहीं दिखाना है, क्वेश्चन को बताना है जिससे आपको फायदेमंद हो। ठीक है भाई, तो आओ एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं और अपना शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है भाई साहब, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। और देखो भाई भैया का सॉल्यूशन कैसा होता है, बाकी टीचर का भी देखोगे, बाकी हमारा देखो कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। अब भाई साहब वर्गाकार का परिमाप क्या होता है? ये होता है हमारे पास वर्ग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, स्क्वायर। स्क्वायर की अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है भाई साहब, मान लो इसका साइड में ए मानता हूं, समझो इसका साइड में एक्स मानता हूं, चलो इसका साइड में एक्स मानता हूं। तो अगर, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो अगर इसका साइड में एक्स मानता हूं तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। अगर इसमें इसकी एरिया की बात करता हूं तो कुछ नहीं होता भाई साहब, ये साइड का स्क्वायर हो जाता है, यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, तो चारों साइड को आपस में ऐड कर दोगे परिमाप हो जाएगा, जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, ये है पेरीमीटर, जिसको परिमाप हो जाएगा। पेरीमीटर परिमाप क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बस यही तो दिया है, कुछ करना है। यहाँ पे जो दिया है हमारा क्या दिया था, तो क्षेत्रफल दिया है। तो आप ये बोल सकते हो भाई साहब मैं एक्स स्क्वायर मानता हूँ क्षेत्रफल, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया है, तो 1369। ठीक है भाई, और हमें निकालना क्या है, 4x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ x का मान निकाल लेंगे। जब x का मान निकालेंगे उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा, बहुत ईजी में निकल जाएगा। इसको एक और तरीका बताऊंगा बनाने का कि आप कैसे कर सकते हो, बाकी ध्यान देना। ठीक है, एक ऑप्शन अप्रोच भी होगा जो बताया जाएगा, बाकी अभी चीजें देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 1369, इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ कि आप कैसे करोगे। अगर मैं देखूं तो 30 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, आपको मालूम है 900 होता है। 40 का कितना होता है, तो 1600 होता है। बट ये है भाई जब देखो 1600 और 900 के बीच यानी 1300 होगा। यानी मैं इतना जानता हूं, अगर किसी को निकालने में नहीं आता तो ऐसे भी कर सकता है कि 35 का स्क्वायर कितना आता है भाई साहब, तो ये होता है 50 25 और यहाँ पे 4 3 12 यानी 1225 होता है। तो ये मालूम है कि 35 से ज्यादा होगा। अब 35 से ज्यादा होगा कैसे एज्यूम करोगे, यानी मान लो मैं ऐसे देखो मैं समझाता हूँ, पहले समझो कैसे आप सोच सकते थे एग्जाम में। अगर 36 होता है तो 6 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, अगर 7 आता है, मान लो 37 करते हो, 7 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। अगर मान लो 38 होता है, 8 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट में 4 आता है, और 39 करते हो तो 9 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है। अब हमें क्या है, 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर करते हैं भाई साहब, देखो 37 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है भाई साहब, इसके लास्ट में 9 आएगा। तो कहीं ना कहीं फिक्स है भाई 37 का स्क्वायर है। अब आपको विश्वास नहीं है तो 37 का स्क्वायर निकाल लो। तो 37 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो 37 का स्क्वायर निकालने का तरीका, पहले 7 का क्या करते हैं स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करोगे 49, हाथ में आ गया 4, फिर 7 इंटू 3 करते हैं तो 21 होता है, 21 का 2 गुना 42 और 4 46,
हाथ में कितना आ गया 4, फिर 3 3 का 9 और 9 में 4 ऐड कर दोगे तो 1369 हो गया। ऐसे निकलता है। देखो तो कितने का स्क्वायर है भाई साहब, 37 का स्क्वायर है। तो आप ये बोल सकते हो कि x का जो मान आएगा कितना आएगा, 37 आएगा। हमें निकालना क्या है 4x, तो कुछ नहीं करेंगे 4 × 37 कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 7 चौका 28, 7 में 2, 4 3 12 और 2 कितना होता है 14, यानी 148, और 148 का है तो ऑप्शन नंबर सी। देखो पहला क्वेश्चन था, कितना प्यार से समझाएं। इसको उड़ाना है तो आराम से उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपको मालूम है कि 37 का स्क्वायर होता है, 37 का 4 गुना करेंगे हम सेकंडों में ले लेंगे। लेकिन मैंने 2-3 मिनट क्यों दिया, ताकि मैं चीजों को समझा पाऊँ कि भाई साहब ये एरिया होता है, ये पेरीमीटर होता है। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है तो आप कैसे एज्यूम करके स्क्वायर निकाल पाओगे, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। उड़ाना है तो एग्जाम में जिसको उड़ाना था उड़ा दिया, लेकिन आप तो एग्जाम में नहीं हो, आपको तो सीखना है। अगर चीजों को यहाँ से नहीं सीखोगे तो फिर क्या फायदा होगा। इसलिए मैंने इतना लेट से सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ताकि चीजों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक चीजों को आपको बता पाऊँ। ठीक है, यहाँ पर हम बाई ऑप्शन भी जा सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ भी x का वैल्यू आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा 4 का मल्टीपल होता है। और 4 का मल्टीपल क्या कहता है कि पीछे से, यानी कहीं ना कहीं बोलते हो कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। 46 4 का पढ़ा नहीं कटता है, खत्म। 52 4 से कटता है, हो सकता है। 39 नहीं कटता है, खत्म। यानी हम तो ये कर सकते हैं कि ए बी और सी में एक आंसर होगा, इसलिए हमको पूरा बेसिक से समझना पड़ा। अगर इसका मान कुछ अलग होता तो डायरेक्ट हम 4 के मल्टीपल से भी अपना आंसर मार सकते थे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। ए और बी एक काम को 14 दिनों में पूरा करता है। यदि ए अकेले उस काम को 42 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम का 1/3 भाग कितने दिनों में करेगा। यानी उसी काम का, यानी जो टोटल काम है उस काम का 1/3 भाग बी कितने दिनों में करेगा। बहुत लल्लू सा सवाल है। देखो 2 लोग हैं, ए प्लस बी, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, अगर दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं तो 14 दिन ले रहे हैं। लेकिन वही ये जो है अकेले कितने दिन में कर रहा है, तो 42 दिन में कर रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 14 और 42 का एलसीएम 42, 14 का 3 गुना, 42 का 1 गुना। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है और ए का एफिशिएंसी 1 है, तो हम बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, ए का एफिशिएंसी 1 है, दोनों को मिला के 3 है, तो भाई साहब ये मान लो हमारा ए 1 हो गया, तो दोनों को मिला के 3 है, तो बी भाई साहब 2 आ जाएंगे। बस अब एग्जामिनर पूछा क्या है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर बोला है क्या आगे, तो बी अकेले उस काम का 1/3 भाग कितने दिनों में कर सकता है। 1/3 में उस काम, यानी टोटल काम कितना है 42, तो 42 का 1/3 भाग काम कराना है हमसे, तो 42 हो गया। अगर मान लो 42 का 1/3 निकालते हो तो कितना होता है भाई साहब, काटो तो 14 3 42 होता है। अब इसी 14 काम को किससे कराना है, बी से। बी का एफिशिएंसी कितना है 2 से, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, काट देंगे, यानी 7 दिन में बी भाई सब काम कर लेंगे। और 7 का है तो ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल है, देखो कितना इजी सवाल है, प्यार से बना सकते हो, कलम उठाने की भी जरूरत नहीं थी, बस आपको समझते जाना है पैटर्न क्या रहा है और आंसर अपना निकल के आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक घर की छत पर एक खंबा खड़ा है। अच्छा सवाल है, बढ़िया से पढ़ते हैं। फिर कह रहा है घर की ऊंचाई 25 मीटर है, बिंदु P से घर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई साहब 45 डिग्री, और बिंदु P से खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कह रहा है बिंदु P भूतल पर स्थित है, यानी जो बिंदु P है जो भूतल यानी जमीन पर स्थित है। तो बोला है कि खंबे की ऊंचाई बताए, यानी जो हमारा जो घर के ऊपर खंबा लगा है उसका हमें हाइट फाइंड करना है। बहुत ही सवाल है, बना लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे घर बनाता हूँ। अब घर तो बना नहीं सकता भाई साहब, क्योंकि मिस्त्री हूँ नहीं, पर ठीक है मैं कोशिश करता हूँ घर बन जाए। जो कितना खतरनाक मेरा घर बन रहा है, पर ठीक है फीलिंग को समझना है भाई, बाकी और कुछ नहीं ध्यान देना। ये हमारा घर हो गया, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पर हम दरवाजा लगा देते हैं, ताकि आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। देख रहे हो भाई साहब दरवाजा, कितना खतरनाक दरवाजा है बनाया हूँ। अब निकलो कैसे, बेटे घर समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक खंबा है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, फीलिंग को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है क्या, देखो घर की ऊंचाई कितना है 25 है, तो हमको ये समझ में आ गया भाई साहब कि ये जो यहाँ से घर है ना हमारा, इसका ऊंचाई कितना दिया है, तो 25 मीटर दिया, ठीक है। और ये खंबा है हमारा। अब ये खंबा का हमें मालूम नहीं कि कितना है, इसका हमें फाइंड करना है, यानी खंबा का फाइंड करना है। घर तक है, ध्यान रखना, यानी घर 25 मीटर है और एक खंबा का ऊंचाई हमें फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि बिंदु क्या है, बिंदु P भूतल पर स्थित है, ठीक है। मान लो यहाँ पे बिंदु P है जो यहाँ पे स्थित है। आ जाओ, यहाँ पे बिंदु P हमारे भूतल पर स्थित है। अब आगे क्या कह रहा है, क्या बिंदु P से घर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी बिंदु P से, यहाँ पे नहीं है P, हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P है। बिंदु P जो घर के क्या है, घर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो आप क्या बोलोगे भाई साहब, ये जो घर का ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है भाई साहब, तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। आ जाओ, ये हो जाएगा 45 डिग्री है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर कह रहा है क्या, अब आगे देखिए, फिर कह रहा है आगे यहाँ पे
45 बिंदु P से खंबे का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। यानी ये 45 है भाई साहब। अब ये जो खंबे का है ना ये कितना है तो 60 डिग्री है। यानी आप ये वाला जो लाइन बोलोगे ये 60 डिग्री है। यानी टोटल कितना है 60 है। बस अब हमें क्या निकालना है, इसका हमें फाइंड करना है यानी ऊंचाई करना है। बहुत इजी होता है, बहुत प्यार से बना लोगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मान लो 45 है तो 45 के सामने क्या होता है 1 1 √2। 60 है तो 60 के सामने क्या होता है 1 बट्टे में क्या होता है √3 और ऊपर हो जाता है कितना। देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, अगर आप कभी भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो क्या आता है देखो समझो। 3 केस बनता है। एक तो हमारा बनता है ये, अगर यहाँ मान लो हमारे पास 30 डिग्री हो गया, ये बन गया हमारे पास, ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। अब देखो 30 के सामने 1 होता है, इसके नीचे √3 होता है और ये होता है रूट क्या देखो 3 का स्क्वायर करोगे 3 और 1 4 यानी 2 हो जाता है। फिर ऐसे ही करोगे 60 के सामने √3 और यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 होता है। 45 के सामने 1 1 और यहाँ पे 2 √2, ठीक है, ये 2 √2 नहीं √2 होता है, ठीक है, सिर्फ √2 होता है, ये होता है अगर आपको मालूम है तो देखो कितना प्यार से बना लोगे। जब हम यहाँ बना रहे थे ये, तो पहले यहाँ पर देखते हैं, पहले क्या था 45 था, तो 45 के सामने क्या होगा यानी 1 होगा, ये नीचे भी क्या होगा 1, ये 45 वाला में देखे। अब ध्यान दो 60 वाला में दिखाता हूं मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को समझाना है इसलिए आपको समझ लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 60 वाला को आपको एक बार दिखाता हूँ कि 60 वाला का है। तो 60 वाला ध्यान रखना, ये 60 वाला की पूरी की बात हो रहा है, समझना। ये 60 का मतलब क्या, ये पूरे की बात कर रहा हूँ मैं 60। इसका मतलब क्या होगा, 60 पूरे के सामने यानी जो पूरा वाला वैल्यू कितना होगा, ये वाला वैल्यू √3, नीचे वाला वैल्यू 1 होता है। 1 का तो मान यहाँ पर आ गया 1, तो 1 यहाँ पर रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पूरे का मान मालूम है कितना होता है √3 होता है। तो आप यहाँ पर लिखो भाई साहब √3, यानी जो पूरे का मान हो गया 60 के। अगर देखो तो मैं यहाँ से मैं बनाता हूँ, यहाँ से मैं अगर आऊँ यहाँ से, तो ये हमारे कितना आ गया √3 आ गया, पूरे का मान √3 है, ध्यान रखना ये पूरे का मान √3। क्या हो रहा है भाई, चलो ये पूरे का मान हो गया √3, ठीक है, ये हमारा आ गया पूरे का मान √3। उसके बाद देखते हैं, देखो 45 के सामने 1 है और ये पूरे का मान √3 है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर √3 है और यहाँ तक 1 है। तो अगर सिर्फ मैं इसका मान निकालूं तो क्या करूंगा, तो √3 में से 1 घटा दूंगा तो इसका मान आ जाएगा, यानी ये बोल सकते हो जो खंभे का यहाँ पे है वो √3 - 1 है, ठीक है, यानी √3 - 1 है। अब देखो कितना आसान से निकाल लोगे, देखो कुछ है ही नहीं। अब ये क्या बोल सकते हो, जो 1 का मान कितना दिया है 25, तो हमें निकालना क्या है खंबे का, चलिए √3 - 1, तो ये बोलोगे कि √3 - 1 का मान निकालना है। 1 का मान 25 है तो √3 - 1 का मान होगा 25 से गुणा करो, यही आंसर हो जाएगा 25 √3 - 1 ऑप्शन। बात खत्म। सवाल अच्छा था इसलिए मैंने इतना टाइम लिया और प्यार से धीरे धीरे आपको समझाया, नहीं तो इसको उड़ाना था तो आप सेकंड में उड़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए है क्या कि आपको माइंड मेकिंग होना चाहिए कि क्या होता है, इसको घर और बनाने का इतना होता नहीं है ताम झाम। एक लाइन बनाओ, इस लाइन का यहाँ पे 45 डिग्री, फिर इसके ऊपर का लंबाई 60 डिग्री होता है, 45 के सामने 1 होता है, नीचे भी 1 है, बराबर भाग, ये बराबर नहीं मिलता 1, तो फिर हम क्या करते हैं गुणा करके बराबर करते हैं। लेकिन ये है कि भाई साहब 45 के सामने भी 1 होता है और 60 के नीचे वाला वैल्यू भी 1 होता है, जिसको वैसे ये 1 था तो 1 का वैल्यू 25 हुआ, टोटल का मान हमें मालूम था कि √3 है, तो इतना घर के मान तक कितना था 1 था, तो मैंने क्या किया √3 में से 1 घटाया तो ये सिर्फ खंबे का मान आ गया √3 - 1, लेकिन वैल्यू में कितना था 1 का मान 25, तो 25 से गुणा कर लो तो 25 √3 आ जाएगा, 25 √3 - 1 अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, और पढ़ते हैं 4 हमारा क्या कह रहा है। क्या 1764 और 2025 गुणे में 625 गुणे 441 माइनस 3/4 का -2 है। देखो अब ये सबसे पहले इसका हमें निकालना पड़ेगा कि 1764 किसका होता है। आपको मालूम है कि 2025 कितना होता है, तो अगर मान लो, अगर मैंने अभी बताया था कि 40 का होता है कितना 1600, तो 2025 होता है 45 का, यानी 45 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 2025। अब 1764 है, इसको कैसे फाइंड करोगे, तो देखो कहीं ना कहीं इससे कम है, यानी 45 से कम, यानी 42 का हम चेक कर सकते हैं। तो 42 का करो 2 दूना 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 दूना 16, हाथ में 1, फिर 4 चौका 16 और 1 17, यानी ये बोल सकते हो ये 42 का स्क्वायर है। तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, ये हो गया 42 और नीचे आ गया 45 इंटू में 625, आपको मालूम है कि 25 का होता है तो 25, और यहाँ पे 441 21 होता है। अब ध्यान देना, कभी भी अगर ये माइनस है ना तो इसको प्लस में करते हैं, और प्लस में करने के लिए कुछ नहीं करते, इसको पलट देते हैं, यानी ऊपर 4 चला जाएगा नीचे 3 हो जाएगा, बस सेम वैसे ही कर दो, यानी माइनस में पलट दो इसको तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 3, और इसका जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा हमारे पास प्लस में। बस ये होता है कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको सोल्यूशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अगर मैं यहाँ से देखूं तो क्या देखोगे, काटो 21 का 2 गुना है, 5 से काटो 9 बार में, 5 से काटो 5 बार, ऊपर देखो तो 5 दूना 10, बट्टे में हो जाएगा 9, और माइनस में 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9,
तो देखो 10 में से 16 घटा दो क्योंकि नीचे बेस सेम है, तो 10 में से 16 घटाओगे तो माइनस का 8 बट्टे में 9 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 8 बट्टे में 9। इसको काट भी सकते हैं क्या, माइनस का 8 बट्टे में 9, सॉरी माफ करना भाई, माइनस का 8 नहीं होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 6 होगा, ये होगा हमारे पास 6 बट्टे में 9। ठीक है ब्रो, तो छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। 6 बट्टे 9 काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 2 बट्टे में 3, 3 से काट लो 2 बट्टे में 3, यानी माइनस का 2 बट्टे में 3 कहाँ होगा भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी। इजी सवाल था, नॉर्मल था, इजी वे में आप बना लेते हैं, बाकी इनमें हार्ड एंड टफ कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 99 को 3 व्यक्तियों ए बी सी के बीच में विभाजित करेंगे, यदि ए और बी, देखो ए और सी के हिस्से 4 और 18 के अनुपात में है और बी का हिस्सा ए और सी के अनुपात के हिस्सों का 50% है, तो बी का हिस्सा निकालना है। यानी कहने का हमें क्या करना है, बी का हिस्सा निकालना है। बहुत ईजी सवाल है। पहले यहाँ पे 3 लोग हैं जिसमें से बोला है कि ए और सी का हिस्सों का अनुपात दे दिया है, तो मैं ये बोल सकता हूँ जो ए और सी है हमारे पास कितने का रेशियो है, 4 और 18। ठीक है, 4 और 18 हो गया हमारे पास यहाँ। अब आते हैं आगे, जब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ, हाईलाइट करता हूँ आपको। फिर कह रहा है क्या, और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से, ए और सी के कुल हिस्से का 50%, यानी जो बी का हिस्सा है ना, ए और सी के दोनों को ऐड करेंगे ना, उसका 50% है, किसका, बी का हिस्सा। तो मैं जब यहाँ देखूँ बी, यहाँ पर बी लिखता हूँ, और ए और सी के कुल हिस्से कितना है, तो 4 और 18 कितना होता है, 22, और 22 हो गया, 22 का 50% हिस्सा बी का है, तो 22 का 50% कितना होता है बताना जरा। तो किसी भी संख्या का 50% निकालते हैं तो उसका आधा कर लेते हैं, तो 22 का 50% 11, यानी बी का हिस्सा 11। बस यही सवाल था, बहुत लोग 1-2 मान के बनाते हैं, वैसा नहीं करना, बस क्वेश्चन में ये चीजें दिया है, आप प्यार से पढ़ोगे चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर बोला है क्या, बी का हिस्सा, तब देखो कहीं ना कहीं देखो ए का भी माना गया, बी का भी माना गया, सी का भी माना गया, और टोटल का मान कितना दिया है, 99। तो आप क्या बोलोगे, जो यहाँ पर 99 दिया है कितने का मान है, तो 18 4 22 और 11 कितना होता है, 33 का मान है, और हमें फाइंड कितना करना है, बी का मान, यानी 11 का मान फाइंड करना है। यहां से भी हम कर सकते हैं क्या, 11 का मल्टीपल भी देख के मार सकते हैं। 11 का मल्टीपल देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, बात खत्म। बट फिर भी नहीं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तक आ गए हैं तो काट दिए। 33 का 3 गुना 00, तो 11 में 3 से गुणा करेंगे 33, फिर 00 लग जाएगा, और यही आंसर है भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए। तो बस सवाल में दम था कुछ, बिल्कुल दम नहीं था, रेशियो का सवाल था, प्यार से इसका आंसर निकाल लिया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 3 के पावर 5 माइनस 1/3 के पावर -5 है, प्लस में इतना इतना दिया है, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, अच्छे से कर लेंगे। मैंने अभी बताया था कि कभी भी चीज अगर पावर माइनस में दिया है तो इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, ताकि वो चीज प्लस में हो जाए। अब यहाँ पे 3 के पावर 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए 3 के पावर 5 माइनस, जब इसको पलटिएगा तो ऊपर हो जाएगा 3/1, यहाँ पर 3/1, इसका पावर हो जाएगा 5। तो कहीं ना कहीं क्या बोलोगे आप, तो ऐसे ही तो बोल सकते हो कि 3/1 है, क्योंकि 1 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो सीधी सी बात है कि 3 के पावर डायरेक्ट हम 5 नहीं लिख सकते, तो इसका भी पावर आएगा 3 के पावर 5। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये आपस में खट जाएगा, इसका तो नीड है ही नहीं, यानी यही खत्म हो गया। अब बच्चा हमारे पास ये प्लस वाला, तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ यहाँ बस इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए, जब मैं यहाँ पे देखा ये प्लस था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 27 के पावर 12 है, यहाँ पे 9 के पावर 13 है, यहाँ पे 27, यहाँ पे 9, तो इसको मैंने क्या करता हूँ, 3 के फॉर्मेट में लाता हूँ, सबको 3 के फॉर्मेट में लाता हूँ। जब 3 में लाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का क्यू कितना होता है, 27, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 का क्यू और इंटू में क्या था 12, फिर प्लस इसको करता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू में क्या था 13, ये ध्यान रखना, ये सारे रूट में है। फिर बट्टे में इसको हम करेंगे तो 3 का क्यू और इंटू में क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस में 3 का स्क्वायर इंटू में 14, क्योंकि जब सारे बेस होता है सेम ना, तो चीजें निकालने में आसान होता है। कि कभी भी अगर बेस हो तो अगर मान लो मल्टीप्लाई में हो, अगर बेस सेम हो तो जो पावर आपस में होता है ऐड हो जाता है। इसको पहले निकालते हैं, कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पर देखो कभी भी अगर ये चीजें देखो, एक कोष्टक के बाहर क्या होता है, इसको देखो, मान लो ये क्यूब है, अब मान लो ये हमारे पास ये लग गया, इसके बस जस्ट जो पावर होता है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो क्या करोगे यहाँ पे, तो 3 के पावर 12 3 36, फिर प्लस, फिर ये 3 के पावर 13 दूना 26, फिर बट्टे में 3 के पावर 6 18, फिर प्लस 3 के पावर 28। अब कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रखना, जो इसमें का पावर जो सबसे छोटा होता है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन कैसे निकालोगे, ध्यान रखना, यहाँ पे 26 है तो मैं ऐसा करता हूँ 3 के पावर 26 कॉमन ले लेता हूँ। जब कॉमन लेंगे तो ये क्या करेगा, 3 के पावर 10, फिर प्लस में 1 होगा। फिर यहाँ पे देखो ये 3 के पावर में 18 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 3 के पावर 18 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा 1 और प्लस में जाएगा 3 के पावर 10। अब कहीं ना कहीं जो आपकी छोटी छोटी आंखें दिख रही होंगी, क्या दिख रही होंगी, तो देखिए यहाँ से ये वाला मान ये वाला कट जाएगा। अब कभी भी ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है हमारे पास, मान लो m के पावर x और बट्टे में m के पावर y,
तो कुछ नहीं होता है भाई साहब, m के पावर में होता है x माइनस में y। ध्यान रखना, ये हमारे पास ये होता है, तो अब कुछ नहीं होता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घट जाता है। तो 3 के पावर 16 में से अगर मान लो हम क्या करते हैं, 26 में से 18 घटाएंगे तो कितना होता है भाई साहब, 26 में से 18 8 होता है। तो 3 के पावर 8, ये 8 है, इसको बाहर निकालोगे तो 3 के पावर 4 होता है, और 3 के पावर 4 कितना होता है 81, और यही आंसर हो जाएगा 81। तो ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल था, देखो कितना बढ़िया सवाल था। इसमें है बच्चों को दिमाग, अब जब तक आप नहीं लगाइएगा तो आप फंस सकते हैं कि कहना क्या चाहता है। अगर हम वहां पर 9 का भी ले सकते हैं, लेकिन ये होता है कि इसको 9 को तोड़ नहीं सकते। अगर मान लो इसका क्यूब के 9 के क्यूब करते नहीं, स्क्वायर करेंगे नहीं, इसलिए इसको सारे में 3 को तोड़ना पड़ा। 3 को लाए, ये सारे कट गया। फिर यहाँ पे ये एक फॉर्मूला लगता है, जो आप सिंप्लीफिकेशन में पढ़ोगे तो ये चीज होता है सर्ट्स एंड इंडिसेस में, कि कभी भी m बटे x का x अगर बेस इन लोगों का सेम होता है तो x माइनस वाई हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 क्या करें। देखो ये है बताने का तरीका कि एक एक चीज तोड़ के बताना है कि हर एक चीज कहाँ कहाँ पे लगता है। क्योंकि भाई साहब जिनको एग्जाम देना था वो दे दिए, आपको इससे कुछ समझना है कि इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप कैसे बना पाओगे, वहां पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे है √4, तो सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे, 2 हो जाएगा, 7 और 2 9, √9 कितना होता है भाई साहब 3, तो 97 और 3 100, 100 से बाहर निकालोगे तो 10, तो 15 और 10 कितना होता है 25, बाहर निकालोगे तो 5, 31 और 5 36, 36 को बाहर निकालोगे 6, ऑप्शन नंबर 1 बात होता है। तो ये तो लल्लू वाला सवाल होता है, बहुत प्यार से बना लोगे, इसमें तो कलम उठाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ए और देखो अल्फा और बीटा इतना दिया है, बीटा और गामा उतना दिया है, समझो ये गामा है, यहाँ पे वाई लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गामा है। और फिर उसके बाद से बोला है तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। पहले इसको बेसिक से बनाते हैं, बाकी इसको ऑप्शन से कैसे आप एग्जाम में रहोगे तो अटेम्प्ट करोगे वो भी मैं बताऊंगा। बेसिक हमारा क्या कहता है, देखिए ये मान लो हमारे पास क्या हुआ, अल्फा बीटा और ये हमारे पास गामा। यहाँ पे देखो तो ये इसका मान 15 है, 15:22, और यहाँ पे देखो तो 12:13 है। तो हम क्या करते हैं, ये 12:13 होता है। कुछ नहीं करते हैं, जो संख्याएं देखो जो खाली रहता है तो बगल वाला मान रख देते हैं। इधर 22 है तो इधर 22 चिपका देंगे, इधर 12 है तो इधर 12 चिपका देंगे, गुणा कर लेते हैं। 15 दूना 30 के 0, हाथ में 3, 15 3 18, 12 दूना 24 के 4, हाथ में 2, 12 दूना 24 और 2 26, 13 दूना 26 के 6, हाथ में 2, और 13 दूना 26 और 2 28। अब देखो किससे कट सकता है, 2 से काटो इसको। जब इसको 2 से काटोगे तो 90 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो भाई साहब 132 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 143 बार में। तो 90:132:143 का है, 90:132, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा पूरा बेसिक से जो बच्चों के तरीके से हम बनाते हैं। बाकी इसको एग्जाम में रहते तो आप कैसे आप तोड़ते और कैसे आप इसको लेके आते हैं मैं वो भी बताता हूँ। देखो हमेशा हम रेशियो में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू, अगर मान लो जो हमारा मान दिया है वो रेशियो में है, तो उसका जो भी मान आएगा वो भी कट के रेशियो में ही आएगा। यानी कोई भी पहला जो वैल्यू रेशियो में है उससे आप कुछ भी आप निकाल लो, एड देन उसको काटोगे तो सेम वही रेशियो में उसका मान भी निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमें यहाँ पे पहले 15 लाना है, तो 15 लाना है तो किससे काटूंगा, अगर मान लो मैं इसको 6 से काटता हूँ तो कितना आएगा भाई साहब 15 आएगा, तो इसको भी 6 से काटूंगा तो 22 आना चाहिए, तो 6 से तो कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही नहीं होगा। इसको 6 से काटूंगा तो 15 आएगा, इसको 6 से काटूंगा तो 11 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 15:22, तो सी भी खत्म। अब देखो पहले बात तो 45 6 से कटेगा नहीं तो खत्म, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बात खत्म। तो एग्जाम में रहोगे तो आपको ऐसे सोचना है, न कि ऐसे आपको बेसिक जाना है। ठीक है, अगर आप उस टाइम रहो तो आप दिमाग रहो कि जो हमारा रेशियो वैसे है, काट के भी देखो तो वही रेशियो। इसको काटो, अगर 6 से काटोगे तो 15 आएगा, इसको काटो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 15:22 आगे बात खत्म। तो हमें बाकी करने की नीड ही नहीं था, प्यार से मेंशन निकाल लेते। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और 9 को पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। देखो ये इतना वैल्यू दिया है, हमें इसका क्या करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है, इसको प्यार से हमें सोल्व करना है। x में अगर 5x से गुणा करोगे तो 5x² हो जाएगा, माइनस 5x, फिर प्लस 7 में x² से गुणा करोगे तो 7x², माइनस में 14 और प्लस का 15 हो जाएगा। तो देखो क्या करोगे, कितना प्यार से करोगे, माइनस का 14 और प्लस का 15, लास्ट में क्या प्लस का 1 आएगा, और प्लस का 1 भाई साहब देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन बचा हमारे पास। अब देखो ये क्या है 5x² और प्लस में क्या है 7x², यानी 12x² माइनस में हो जाएगा 5x प्लस का 1, यानी ये हो जाएगा 12x² माइनस 5x प्लस का 1, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने बताया था क्या कि 3 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, नहीं तो बाकी तो सब लल्लू सा सवाल है, प्यार से सारे लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 हमारा क्या कह रहा है। कह रहे ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, ये आपको खुद बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना लिख देता हूँ। ए प्लस बी है,
जो किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी उसी काम को अकेले कितने दिन में, 15 दिन में करता है। तो आप इसका एलसीएम निकाल लो, जो इसका एलसीएम आएगा, बी का एफिशिएंसी वो होगा, बी का यहाँ पर रख देना, ए का एफिशिएंसी निकालना है और टोटल का क्या करना है, जो टोटल वर्क आएगा डिवाइड बाई ए का एफिशिएंसी करोगे, आंसर आ जाएगा। ये आपको होमवर्क में आपको खुद करना है, बहुत ईजी सवाल है, लल्लू सा सवाल है। कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई भी स्टार्टिंग किया होगा ना तो ये सवाल बिना देखे तो नहीं, बिना कलम उठाए बना सकता है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा, अतुल की मासिक आय 16,000 है, वह 5500 रुपए बिलों पर और 2500 रुपए खर्च करता है। ठीक है, वो किराए पर 5500 करता है, बिलों पर 2500 रुपए खर्च करता है और शेष राशि हर महीने बचाता है, यानी जो पैसे बचता है उसका हर महीने के लिए बचाता है। लेकिन एक उसके साथ खेल होता है, और खेल क्या होता है, कह रहा है क्या, यदि एक महीने में वह अपने जन्मदिन के जश्न में अपनी पूरी मासिक खर्च कर देता है तो उसे पूरे वर्ष में कुल बचत क्या है, यानी पूरे वर्ष में कितना बचत करता है। भाई ऐसे सवाल हमने ईएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, सीबीटी 1 सब में पूछा है, बहुत लल्लू से सवाल है, बेसिक से सवाल है। यहाँ पर समझो क्या है, हमें क्या है, 16,000 कमाता है भाई। ठीक है, अगर मान लो महीने का 16,000 कमाता है, जिसमें से पहले 5500 रुपया कहीं खर्च कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद से फिर 2500 खर्च कर देता है, तो हम क्या करेंगे, तो 5500 और 2500 कितना होता है आपको मालूम है, तो 6 दो 8,000 होता है। तो आपको मालूम है कि ये भाई साहब कितना है, 16,000 है, इसमें से 8,000 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 8,000। अब 8,000 बचेगा, हर महीने बचेगा, लेकिन इसके साथ एक खेला हो जाता है। अब खेला क्या होता है कि एक महीने में उसका क्या होता है, जन्मदिन पड़ जाता है। कोई भी ऐसा मंथली होता है जिसमें उसका जन्मदिन पड़ जाता है, तो जन्मदिन पड़ता है तो जो 8,000 बचाता है ना भाई, ये भी उस दिन खर्च हो जाता है। तो बोला है हमसे कि पूरे वर्ष की बचत करो, यानी भाई एक महीने का तो खत्म हो गया, बचे कितना, तो 11 महीने बचेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, इंटू में 11 कर देंगे, बात खत्म। तो 11 इंटू 8 88,000 और यही आंसर हो जाएगा है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो देखो कितना प्यार से निकल जाएगा, बहुत ही सवाल था, लल्लू सा सवाल था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, पूर्णांक 100 वाली एक परीक्षा में बी ने 54 अंक प्राप्त किए, ए ने 75 अंक प्राप्त किए, तो ए के अंक बी के अंकों का कितना प्रतिशत है। बहुत ही सवाल है, क्योंकि 100 नंबर पे ही निकालता है, तो 100 नंबर में जितना नंबर आपको मिलता है तो उतना परसेंट ही होता है। 100 का बात बोला है, तो बोला एक परीक्षा में बी ने 54 अंक प्राप्त किए, ए ने 75 अंक प्राप्त किए, बस ये वाला लाइन पढ़ना है, ए ने 75 के, फिर कह रहा ए के अंक बी के अंकों का कितना प्रतिशत है, बी के अंकों का कितना प्रतिशत है, बी के यानी बी मतलब के, जो के बोलता है उसके नीचे, तो बी का मान कितना है, 54, और ए का पूछा है तो ए का ऊपर आ जाएगा कितना, 75 इंटू में 100% कर देंगे। देखो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, काट कूट कर अपने आंसर लेके आएंगे, लेकिन अगर एग्जाम में रहोगे तो आप कैसे सोचोगे मैं बताता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 75 इंटू 100 करूंगा तो 7500 हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा 54। तो हमको मालूम है क्या कि अगर 54 का अगर 100 गुना करूंगा तो 5400 होता है, लेकिन ये है कितना, 7500, यानी इतना मालूम है कि 100 गुना से ज्यादा है। 100 गुना से ज्यादा है तो भाई साहब ये खत्म, और 100 गुना से बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई साहब 54 से हो रहा है, यह 7500, और यहाँ पर कितना है भाई साहब थोड़ा देखना, तो 101 है, तो ये भी खत्म, तो एक ही ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। तो हमें पूरा गुणा करने की नीड ही नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये परसेंटेज का सवाल है, परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ रेलवे फाउंडेशन बैच में। अगर आप नए नए देख रहे होंगे, आपको मालूम नहीं कि रेलवे फाउंडेशन बैच कहाँ होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जब यहाँ पे खुलिएगा ना तो अपना एक प्यारा सा चैनल है जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा चैनल है, जिसपे ये वीडियो आप देख रहे हैं, यानी एआर पब्लिकेशन का चैनल है। जब यहाँ पे आप खोलिएगा एआर पब्लिकेशन तो देखिए मैं कंप्लीट 75 क्लासों में आपको क्या करा रहा हूँ, तो रेलवे का मैथ्स कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, जिसके यहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए, आइएगा यहाँ पे तो आपको दिखेगा, देखिए क्या है, रेलवे फाउंडेशन बैच बाय अनुराग सर, क्लिक करिए। ऑलरेडी इसमें 14 क्लासेस 13 क्लासेस चली गई है, एक अनाउंसमेंट की इसमें वीडियोस है। तो टोटल मैंने यहाँ पे देखिए तो क्या क्या पढ़ा दिया है, यानी परसेंटेज 4 क्लासेस में करा दिया, यानी टोटल बेसिक से लेके हाई लेवल तक हर एक टाइप को कवर मैंने करा दिया। वैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए तो 4 क्लासेस करा दिया है, पूरा बेसिक से हाई लेवल का। 2 क्लासेस में मैंने पूरा डिस्काउंट को पढ़ाया बहुत अच्छे से, और यहीं पे देखिए तो ऑलरेडी 3 क्लासेस आ गई है नंबर सिस्टम की, और ये भाई साहब वीक में 4 क्लासेस चलती है। तो डेली ये क्लासेस चल रही है, यानी वीक में आपको 4 क्लासेस मिलेगी, बाकी बीच में आपको एक्स्ट्रा में दी जा रही है, जो अलग अलग एग्जाम के आते रहेंगे तो उसका मैं सोल्यूशन कराते हुए जाऊंगा। लेकिन ये पूरा कंप्लीट 75 क्लासेस में होगा, तो इसको आपको डेली अटेंड करना है। अगर आपका मैथ्स का कोई भी टॉपिक वीक है, आप आइए प्ले लिस्ट खोलिए, उस टॉपिक को 2x में लगाइए और अच्छे से देखिए। इसमें हर एक चीज कैसे किया जाता है, आपको प्रैक्टिस की भी चीजें बताई गई कि आप कहाँ से चीजों को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका स्कोर मैथ्स में इंप्रूव। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं अपना क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई सर, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, एक ट्रेन
और 180 किलोमीटर में 3 समान दूरियों क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। ठीक है, तीनों दूरियां में तय करने में कुल कितना समय लगेगा। बस यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा है ना भाई कि तीनों जो दूरियां कर रहे हैं टोटल, हम लोग क्या पहले एवरेज स्पीड में क्या निकालते थे, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का सवाल है, लेकिन एवरेज स्पीड नहीं पूछा है। पूछा क्या है, तो देखो तीनों दूरियां को तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। और टाइम तो बहुत ईजी होता है कि हमने पढ़ा है टीएसडी में कि टाइम बराबर क्या होता है भाई, बताना जरा। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो डिस्टेंस इन्होंने दे ही दिया 180 किलोमीटर, जाहिर है 180 किलोमीटर पहले जा रहे हैं कितने के स्पीड से, 45 किलोमीटर। फिर यही 180 किलोमीटर जा रहे हैं पहले कितने की दूरी में भाई, 60 में। और फिर यही 180 जाते हैं कितने में, तो भाई साहब 90 में। बात खत्म। अब हम तीनों को क्या करेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। 45 का 4 गुना, 60 का 3 गुना, 90 का 2 गुना, 4 3 7 2 9 ओवर, यानी टोटल उसको कितना घंटे मिलेगा, 9 घंटे। और 9 घंटे का है तो ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। ये तो सवाल था। तो एग्जामिनर आपका दिमाग पड़ता है। लोग बच्चे में जल्दी देखेंगे, अरे ये तो लगता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, फिर लगाते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ले निकाल रहे हैं अपना। लेकिन जब ध्यान से पढ़ोगे तो सिर्फ ये टाइम ही पूछा है, जो प्यार से आप आंसर निकाल पाओगे। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है। 21 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप में 8 मीटर प्रति घंटा प्रति मीटर पर सेकंड, देखो 8 मीटर पर सेकंड की क्या दर से जल प्रवाहित होता है। ठीक है भाई साहब। अब आए कह रहा है कि 12 मीटर, 9 मीटर और 4.441 मीटर भीमावे वाली खाली आयताकार टंकी को भरने में पाइप को कितने मिनट, यानी हमें लगभग में निकालना है कितने मिनट लगेंगे। काफी अच्छा सवाल है, प्यार से पढ़िएगा और समझिएगा। यहाँ पे एक भाई साहब क्या है, बेलनाकार का है। अब मैं यहाँ पे बेलन बनाता हूँ। बेलनाकार कोई भाई साहब एक पाइप है। देखिए फीलिंग को समझना है, चीजों को यहाँ पे देखिए। मान लीजिए ये बेलनकार पाइप है। अब इन्होंने ये बोला है क्या, इसका जो व्यास दिया है, यानी जो ये पूरा यहाँ पे जो व्यास है वो कितना 21 है। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा भाई साहब, तो कहीं ना व्यास का आधा होता है, तो रेडियस बोलोगे भाई साहब 21.2 होता है, जो आर का मान। अब देखो यहाँ पे जल प्रवाहित हो रहा है। देखो अब क्या हो रहा है, क्या 8 मीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, जल हो रहा है। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड जल प्रवाहित होता है। और इतने बीमारी वाला आयताकार टंकी को भरने में पाइप को कितने मिनट लगेंगे। समझो यहाँ पे, यहाँ से कुछ जल प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ से भाई साहब जल प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, यानी कुछ स्पीड से अपना जल जा रहा है, यानी ये। तो हमें रेडियस मालूम हो गया है, क्योंकि ये क्या है, ये एक बेलनाकार है। तो बेलन का सबसे पहले यहाँ पे हाइट निकालना है। तो हाइट कैसे निकालोगे भाई साहब, तो मान लो ये जल प्रवाहित हो रहा है, यानी कहीं ना पूछ सको कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड कितना दिया है, 8 मीटर दिया है पर सेकंड। ठीक है, हमें टाइम नहीं मालूम दिया, यानी 8 मीटर पर स्पीड से, यानी पर सेकंड कैसे आ रही है, हमें टाइम नहीं मालूम है, नहीं हम क्या करेंगे टी, यानी हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 8t हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि जो ये पाइप आएगा तो कोई ना कोई ये आयताकार टंकी है, इसमें भरेगा। तो जितना इसका भाई साहब क्या होगा, आयतन। आयतन मतलब क्या होता है भाई साहब, वॉल्यूम। जितना इसका वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। कि कोई चीज मान लो यहाँ से निकाल के यहाँ डालते हैं तो उसको वॉल्यूम का ही तो चेंज होता है। ये चीज उठा के उसके वॉल्यूम में फिट कर दिए, तो इसका वॉल्यूम ऑलरेडी दिया है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हम क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे। तो बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मालूम है भाई साहब कि इसका क्या होता है। अगर मैं ये देखूं, अगर मैं पूछूं भाई साहब कि इसका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, आपको मालूम है क्या होता है, बताइए। तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर में इनका इन्होंने मान दे दिया है कितना, तो 12 इंटू में 9 इंटू में 4.41। अच्छा सवाल है, समझना। अगर मैं पाई का मान लिखूं 22/7, रेडियस कितना दिया है, तो 21/2, 21 में क्या है हमारे पास, 2 बार में आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है ना, देखो ये मीटर में दिया है, मीटर में। ठीक है, सारे चीजें मीटर में दिया है, लेकिन यहाँ पर देखो जो हमारा जो व्यास था सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ पर जो हमारा रेडियस आया सेंटीमीटर में है, इसको भी मीटर में चेंज करके, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भाई, तो डिवाइड बाई में 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 00 लगा दो दोनों में। ठीक है, इंटू में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच का मान कितना है, 8 इंटू में टी, 8t, और बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12 इंटू में क्या है 9 इंटू में कितना है 441, और बट्टे में हो जाएगा 100। ध्यान रखो, क्योंकि पॉइंट हटता है तो 00 नीचे आ जाता है। अब कुछ नहीं करो, यहाँ से कैलकुलेट करो। यहाँ से देखो 2 0, इसको 2 0 खा जाएंगे। ये देखो 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 होता है, खत्म। अब क्या है, काटो यहाँ से 2 से इसको काट लो 4 बार में। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसमें कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाइम लगेगा। अच्छा सवाल है, एग्जाम में पहले बार आ रहा है तो उसको स्किप करो, सेकंड राउंड में आके इसको अटेम्प्ट करना होता है। इसको 4 से काट लो, 3 बार में कट जाएगा। इसको अगर मान लो 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 100। तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर 11, तो ये बोलोगे 11t
बराबर में क्या हो जाएगा 7 या इंटू में 100 700 और ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 700 इंटू में हो जाएगा 3 इंटू में हो जाएगा 9। तो मैं क्या करता हूँ, इस 11 को नीचे ले आता हूँ, तो हमारा टी बराबर में कितना हो जाएगा डिवाइड बाई में 11। जो टाइम निकल के आ रहा है ना इस सेकंड में आ रहा है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हम भर रहे थे, लेकिन हमें जो निकालना किस में तो मिनट में निकालना। देखो ये भी मिनट 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 में, तो कभी भी कोई चीज सेकंड में दिया है मिनट में निकालने के लिए क्या करते हैं तो डिवाइड बाई में क्या करते हैं भाई साहब 60, तो डिवाइड बाई में 60 कर दो, यानी ये 60 से हो जाएगा। अब जो हमारी संख्या आएगी वो मिनट में आएगी, बस अब कुछ नहीं करना है। देखो कितना प्यार से आंसर आएगा, काटो। देखो 1 0 से 1 0, 3 से काटोगे 2 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 35 बार में कटेगा। अब हम कितना मालूम होगा कि 35 इंटू 9 कितना होता है भाई साहब, तो 35 का 10 गुना 350, उसमें से 35 घटा दो तो 315 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 315। ठीक है भाई साहब, 315 हो गया। उसके बाद से बट्टे में कितना हो जाएगा हमारे पास 11। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 11 दूना कितना होता है 11 दूना 22, फिर यहाँ पर कितना बचा 995, तो फिर 11 8 88 पॉइंट, यानी 28 पॉइंट से स्टार्ट होगा और 28 पॉइंट से स्टार्ट है ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पे कितना 88, उसके बाद से बचा 7 70, तो ये बोल सकते हो कि 11 6 66, यानी 28.6 मिनट लगेगा ओवरऑल हमारे पास इस टंकी को भरने में। समझ में आया? तो ये सवाल था, अच्छा सवाल था। पहले इसका हम आयतन को बराबर किया, फिर उसके बाद से कैलकुलेशन देख ही रहे हो कितना भर के है। तो है 4-5 सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन भी मिलेगा और कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत प्यार से आप बना लोगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुकुंद ने बैंक में 57 रुपए जमा किए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित करने पर यदि पहले वर्ष ब्याज दर 10% वार्षिक है और दूसरे वर्ष में ब्याज दर पिछले वर्ष की तुलना में 3% बढ़ जाता है। ठीक है, पहले वर्ष 10% है और दूसरा वर्ष 3% बढ़ जाता है, यानी 13% हो जाता है। फिर कह रहा है तो 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, यानी भाई साहब 2 साल में कितना ज्यादा हमको सीआई मिलेगी, हमें निकालना है। बस सीधी सी बात है, अच्छा सवाल है। इसको मैं पहले बेसिक से बनाता हूँ, बाकी इसको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। आइए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ प्रिंसिपल कितना है 57,000, तो पहला साल में क्या हो रहा है भाई साहब, इस पे 10% का ब्याज मिल रहा है, यानी 10 बटे में 100। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी आ गया 5700, यानी पहले साल का ब्याज मिला हमको। फिर ये बोलता है कि भाई साहब दूसरे साल क्या है 3% बढ़ जाता है, तो पैसा कितना था 57,000, तो 3% बढ़ जाएगा यानी 13% हो जाता है, तो 13% का हमें निकाल देते हैं ब्याज। जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो देखो 00 से 00 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर 0 13 7 91 के एक हाथ में 9, 13 5 65 और 9 होता है 74, यानी ये हमारे पास मिल गया। लेकिन कभी भी जब आप सीआई पढ़ोगे यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसमें ये होता है जो पहले साल का प्रिंसिपल होता है उस पर जो ब्याज आता है, तो अगले साल पे क्या होता है कि प्रिंसिपल पे भी तो भाई साहब ब्याज मिलता है, लेकिन जो ब्याज आता है पहले साल का ना उस पर भी ब्याज निकलता है। ये ध्यान रखना, सीआई में ऐसा होता है, एसआई में ऐसा नहीं होता है। एसआई में एक बार जो उस पे लगता है प्रिंसिपल पे, तो हर साल प्रिंसिपल पे लगता है, लेकिन सीआई में ऐसा होता है कि जो पहले साल में जो उसका ब्याज आया उसके ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो जो पहले साल का ब्याज कितना आया था 5700, ये 5700 लिख दिए। अब इसका हमें क्या निकालना है 13%, बस बात खत्म, 00 से 00 खत्म। देखो 0 हो जाएगा 13 7 0 नहीं 13 7 91 एक हाथ में आ गया 9, 13 5 65 और 9 होता है 74, यानी 741। ये पहले साल का ब्याज था और बाकी ये दोनों 2 साल का ब्याज था। अब सारे को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल ब्याज कितना था। देखो यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 4 और 1 5 आ गया, फिर यहाँ पे देखो 4 7 4 11 और 7 18 हाथ में 1, फिर देखो 7 5 12 और 1 13, यानी टोटल ब्याज आएगा 13,851 और 13,851 का है ऑप्शन नंबर। तो ये रहा पूरा बेसिक से कि हर एक चीज आराम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमने बताया। लेकिन जब इसको एग्जाम में रहेगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है, वहां पर कैसे सोचना है मैं बताता हूँ। ये तो रहा अपना बच्चों वाली मेथड की हर एक चीज मैंने बताया, लेकिन जब आप इसको एग्जाम में रहोगे तो कैसे अटेम्प्ट करोगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर पहले वर्ष का क्या है भाई साहब, पहले साल अगर मैं देखूँ ब्याज कितना लग रहा है 10%, दूसरे साल क्या हो रहा है 3% एक्स्ट्रा यानी 13%। तो आपको मालूम है कि कभी भी अगर 2 साल का हम सक्सेसिव से क्या करने निकालते हैं सीआई रेट परसेंट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, यानी पहले साल 10% लग रहा है और दूसरे साल 13% लग रहा है। सक्सेसिव मैंने पढ़ाया, अगर नहीं पढ़े तो फाउंडेशन बैच जाइए, ज्वाइन करिए, परसेंटेज में हर एक चीज मैंने बताया। इसको कैसे निकालते हैं तो देखो आपस में दोनों को ऐड करते हैं, तो 10 और 13 कितना होता है 23 हो जाएगा। एक बार ऐड कर लेते हैं, फिर पॉइंट, इन दोनों को क्या करते हैं आपस में गुणा करते हैं, तो 13 में 10 से गुणा करेंगे 130 आता है। लेकिन हमें क्या करना होता है कि पॉइंट के बाद से सिर्फ 2 ही अंक रखना होता है, तो जब यहाँ पे 130 आएगा ना तो इस एक को इधर दे देते हैं, तो इसको ये बोल सकते हो भाई साहब जब एक इसको दे दोगे तो हो जाएगा 24.3
और पॉइंट का वैसे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी 2 साल का CI रेट परसेंट कितना आ गया, 24.3% ये हमारे पास आ गया। बस कुछ नहीं करना है। अब हमें पास वैल्यू कितना दिया है, तो प्रिंसिपल 57,000 दिया है, तो हम क्या बोलते हैं कि 57,000 दिया है, जो अपने आप का 100% का मान होता है, प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, और इनटू में हमें क्या करना है भाई साहब, ये हमें CI निकालना है कितने का, तो 24.3% का। अब कुछ नहीं करेंगे, देखो बहुत प्यार से समझना कि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आ जाएगा। बस ऐसे पूरा बेसिक से लिख रहे हो, इससे करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने देखा तो यहाँ पर देखो सारे जीरो कट जाएंगे, नीचे एक है, बट इतना समझ में आया कि देखो 4 2 6 और 3 9 होता है, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल, क्योंकि जब ये 9 है तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो भी 9 का मल्टीपल होता है। और 9 का मल्टीपल क्या बोलता है, तो संख्याओं का योग को ऐड करो, 9 अगर आ रहा है या 9 से का मल्टीपल आ रहा है तो 9 से कटेगा। अब आइए यहाँ पे देखिए 4 4 1 5 1 6 1 7, तो ये कटेगा ही नहीं। यहाँ पे देखो 3 6 3 9, यहाँ पे 5 और 1 6 1 7, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पे देखो 3 और 1 4, फिर 4 1 5 5 5 10, ये भी खत्म। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। इसको देखो 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, बात खत्म। तो करने की जरूरत नहीं थी, इतना ही सवाल था कि आप ये बोलते कि जो 57,000 है, 57,000 का हमें निकालना है 24.3%, और इसी का देखो इसमें 9 मिल गया। अब हम 9 का मल्टीपल मार के अपना आंसर निकल जाएंगे। बाकी जिनको और नहीं है उनको बेसिक से भी मैंने चीजों को बताया कैसे एक करके निकालेंगे, बाकी ये तरीका भी निकाला कि आप सक्सेसिव से कैसे चीजों को उड़ा पाएंगे। ये सारी अगर चीजें सीखना है तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, जो ऑलरेडी मैं करा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 16 डिग्री अधिक है तो छोटा कोण ज्ञात करें। समपूरक कोण मतलब क्या होता है, यानी दो कोणों का योग आपस में कितना होना चाहिए भाई साहब, 180 डिग्री होना चाहिए बस। यानी ये बोला है कि दो कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 16 डिग्री अधिक है। यानी मान लो भाई साहब जो छोटा कोण 1 से, तो बड़ा कोण इससे 16 डिग्री अधिक है, यानी 1 + 16 हो जाएगा, और दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो 180 आता है। इसको 1 सेकंड में कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो ऐसे करोगे 2x बराबर में 16 इसमें माइनस कर दो तो कितना आएगा, यानी 20 माइनस करो 160, यानी कहीं कहीं 164 होता है। तो इसको काटोगे तो x बराबर हो जाएगा 82, और यही मान है हमारे पास कि छोटा कोण क्या है, छोटा को मैंने x माना है तो x आ जाएगा 82, और कहाँ है तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म, ये है। बाकी इसको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करोगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक में बस पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। वैसे कैसे करेंगे तो देखो कुछ नहीं करना है, हमें मालूम है कि समपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग आपस में ऐड करोगे तो 180 होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 16 डिग्री अधिक दिया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 180 में से 16 माइनस कर देंगे। जब 180 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा 164। अब इसको आधा कर देंगे, बस बात खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा 82, और ये ऑप्शन नंबर डी। यही सवाल है, निकल आ क्या। अगर यही पूछता बड़ा कोण क्या है तो इसमें 82 में हम क्या करते भाई साहब, ऐड कर देते जितना तो हमारा 16 दिया। ये होता है निकालने का तरीका, और प्यार से अपनी चीजों निकाल पाओगे। और नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई साहब 17 के 17 हमारा क्या क्या कह रहा है। एक व्यापारी को एक कमीज 850 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। यानी जब 850 रुपए में कोई चीज बेचा जाता है तो 5% की हानि होती है, यानी 95% में जाएगा। अगर मान लीजिए कोई चीज 100% की है, उसमें 5% की हानि हो रही है, कितने में जा रहा है, 95%। फिर बोला है उससे 15 से 30 रुपए कमीज में बेचने पे x% का लाभ होता है, तो x का मान बताए, बहुत ही सवाल है। यानी जब इसको 1530 रुपए में बेचा है तो x% का भाई साहब लाभ होता है। अब इसको बनाने का तरीका क्या हो, देखिए ये भाई साहब क्या है, ये 95% है, ये 850 का मान है, और हमें कितना निकालना है भाई साहब, अब ये 1530 है, बस बात खत्म। अब ये जितना ज्यादा होगा वही हमारा x का मान होगा, यानी 100 से जितना ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, 100 से जितना कम होगा तो लॉस होगा। अब आइए इसको करते हैं। जब मैं यहाँ से काटने गया तो क्या देखा, 1 0 से 1 0 खत्म। ये देखो 17 5 85, 17 9 153, 5 से जाता है 19 5 95, 19 9 कितना होता है भाई साहब आपको मालूम है, 19 9 171 होता है, तो 171% आ गया। अब भाई साहब जब 171% तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो 100 से कितना ज्यादा है तो 71% ज्यादा है, तो प्रॉफिट भी 71%, और कहाँ 71%, तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। ये तो सवाल था, कितना लल्लू सा सवाल था, कितना प्यार से हम बना दिया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा रोहित नामक पंसारी को क्रमशः 130 रुपए प्रति किलो और 150 रुपए प्रति किलो के दो प्रकार के बेसन को किस अनुपात में मिश्रित करना चाहिए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 145 रुपए। कोई भी अगर दो चीज मिलाकर तीसरा चीज बनता है तो क्या होता है भाई साहब, हम क्या लगाते हैं, तो मिक्सर एंड एलिगेशन। तो देखो पहला 130, दूसरा कितना 150, ओवरऑल 145.50। बहुत इजी निकाल लोगे। मान लो 130 हो गया, यहाँ पर हो गया 150, और यहाँ पर कितना 145.50, बस बात खत्म। अब देखो क्या करते हैं, हमेशा बड़े वाला में से छोटा वाला मान घटाते हैं। 150 में से 145.5 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई साहब, तो 4.5 आएगा। अब 145 में से कितना घटाओगे, 130 घटाओगे तो कितना आएगा, यानी 15.5 आएगा। कुछ नहीं करना होता है, प्यार से इसको काट दो,
पॉइंट से पॉइंट खत्म, 45 से काटोगे तो 3 बार में खत्म, तो 45 से कम 45, 45 3 155, यानी जो हमारा अनुपात आ गया यही तो पूछा है। तो किस अनुपात में मिश्रित करना चाहिए, तो 1:3, और 1:3 कहाँ है भाई साहब, तो हम कहाँ गलत किए हैं बताइए बताइए, गलत कहाँ हुआ है, 45 से कटेगा, 45 दूना 90 और 45 से 135 होता है, तो ये गलत है भाई साहब, 45 से नहीं कटेगा, ध्यान देना। यहाँ पर हम इसको किससे काटेंगे, 9 5 से, 5 9 45, फिर इसको काटेंगे तो 5 3 15, 5 1 5, 9:31 होगा, 9:31 का है ऑप्शन पार्टी। तो फ्लो में हो जाती है छोटी छोटी चीजें, और ये छोटी छोटी चीजें अगर आप एग्जाम में कर दिए तो हो जाता है खेल, तो गलत है, तो ये सारी चीजें भी आपको ख्याल होके रख के चलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है, ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:20 AM पर निकलती है और उसी दिन 3:20 में स्टेशन एन पर पहुंचती है। बहुत अच्छा। ट्रेन बी स्टेशन एन से 9:20 AM पर निकलती है और उसी दिन 4:20 PM पर स्टेशन एम पर पहुंचती है, तो ट्रेन ए और बी के मिलने का समय ज्ञात करें। जब हम स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे ना TSD, तो रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसी पे ये सवाल है, रिलेटिव स्पीड वाला। बहुत आसान है, बस आपको समझना है, धैर्य बना के समझिए, बहुत आसान से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ, समझना प्यार से। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमारे पास एम स्थान से है और एन स्थान पे जाती है। जो पहली ट्रेन है उस ट्रेन का नाम क्या है, ए है। समझिए, ये पहली ट्रेन जो ए है, अब ये होती क्या है, 7:20 क्या निकलती है, 7:20 AM में निकलती है। तो आप ये बोलोगे 7:20 AM में निकलती है, और जब एन पे जाती है तो कितने पे पहुंचती है, तो 3:20 PM में, यानी 3:20 PM में। तो मैं इसका टोटल टाइम देखता हूँ कि कितना टाइम ली होगी। 7 से निकलती है और 3 में जाती है, यानी कहीं ना कि 7 5 12 और 3 कितना होता है, 15, यानी 5 3 8 आवर, यानी टोटल इसको 8 आवर लगा होगा इसको जाने में। ठीक है। अब जब दूसरी ट्रेन आती है उधर से चलती है, देखो ट्रेन ए का खेल खत्म हो गया। ट्रेन बी स्टेशन एन से 9:20 AM पर निकलती है और उसी, और क्या कह रहा है, और उसी 9:20 पे निकलती है और उसी दिन 4:20 PM पर एम पर पहुंचती है। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, निकलती कितनी है ट्रेन बी, यहाँ से ये बी है, निकलती है 9:20 AM से, 9:20 AM से निकलती है और पहुंचती है यहाँ पे कब है भाई साहब, तो 4:20 PM पे, 4:20 PM पे। अब मैं इसका देखूं तो ये कितना टाइम लेती है, तो 9 से निकलती है और 4 पे जाती है, यानी 9 3 12 और यानी 4 3 7 आवर, यानी इसको 7 आवर लगता है। अब देखो क्या करते हैं, कभी भी ऐसा सवाल देना तो सबसे पहले हम एक डिस्टेंस मानते हैं कि टोटल इसका डिस्टेंस क्या है, तो अपने मन से मानते हैं इसका डिस्टेंस, तो हम वो डिस्टेंस लेते हैं ना जो ये दोनों वैल्यू से कट जाए, तो अभी तो स्पीड निकलेगा, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं फिर स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस आएगा फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पीड आएगा, ऐसे निकालते हैं। तो पहले डिस्टेंस मानते हैं, तो और 8 और 7 का कोई मल्टीपल मानते हैं नहीं, 56 मानते हैं, यानी जो इनका स्पीड जो है ना भाई साहब, सॉरी इनका डिस्टेंस कितना है, तो मान लो टोटल का डिस्टेंस 56 किलोमीटर है, समझो यानी 56 किलोमीटर है। तो मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, कभी भी अगर देखो टाइम निकालना है तो इसको क्या करता है, दोनों ट्रेन को सेम टाइम पे चलाना होता है। क्या करना होता है, सेम टाइम पे चलाना होता है। तो पहले स्पीड निकालते हैं, अगर मान लीजिए ए का स्पीड निकालता हूँ तो 56 किलोमीटर जाना है और 8 घंटे में 56 किलोमीटर जाना है, तो कितने की स्पीड से निकलता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस 56 है और टाइम कितना लग रहा है, 8 लग रहा है, तो यहाँ पर लगेगा 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। यानी ए का जो स्पीड आएगा कितना आएगा भाई साहब, यहाँ पर ध्यान रखो, तो ए का स्पीड आएगा 7 किलोमीटर पर आवर, बात खत्म। ऐसे ही अगर बी का मैं स्पीड निकालू तो बी का स्पीड निकलेगा 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमको समझ में आ गया कि इनका स्पीड भी निकल गया, ए और बी का स्पीड भी निकल गया। अब आइए, अब दोनों को सेम टाइम पे चलाते हैं। ये 9:20 AM में चलती है, ये 7:20 में चलती है, तो ऐसा करता हूँ इसको 2 घंटे चला देता हूँ। मान लो जब यहाँ 2 घंटा तक ही चलेगी तो मान लो ये 9:20 AM तक यहाँ आ जाएगी, ठीक है, 9:20 AM में। अब 2 घंटे में कितना चलेगी भाई साहब, 56 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में कितना करेगी, 14 किलोमीटर। यानी ये बोल सकते हो आप कितना प्यार से कि ये जो है 14 किलोमीटर चल लेगी। जब ये 14 किलोमीटर चल लेगी तो ये जो टोटल कितना था, 56 था, तो यहाँ से यहाँ तक अब बचेगा कितना भाई साहब, ये टोटल था 56, इसमें ध्यान कंफ्यूज मत होना, ये टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, ये 56 जो है ना, यानी ये टोटल का मान है बस, यानी ये टोटल का मान है। यहाँ से लेके मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, यानी टोटल ये 56 था। अब हमारे पास बचा कितना, 14 में से निकल गया, तो 14 28 14 42, यानी ये डिस्टेंस 42 किलोमीटर बचा। और 42 किलोमीटर दोनों सेम टाइम पे चलेगी, ए भी 9:20 AM पे चलती है, बी भी 9:20 AM पे चलती है। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है इनका टाइम, तो टाइम कैसे निकालोगे, तो देखो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 42, स्पीड क्या है, तो दोनों सेम टाइम, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड ऐड होता है, दोनों अपोजिट, ध्यान रखना, अगर सेम डायरेक्शन में अगर जा रही है ऐसे, तो स्पीड दोनों लोगों क्या होगा, ऐड होगा।
अगर वहीं उन दोनों का आपस में चलती है, मतलब अलग अलग सेम डायरेक्शन में, अगर ऐसे चलते हैं, ये सेम डायरेक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है, स्पीड दोनों लोगों का क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन वहीं अगर मान लो ऐसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन, इधर से भी ट्रेन आ रही है, इधर से भी ट्रेन आ रही है, तो इसमें क्या होता है, दोनों लोग का स्पीड ऐड होता है। ये ध्यान रखना आपको, यानी अपोजिट में ऐड होता है, सेम में क्या होता है, माइनस होता है। तो पहले कितना था, 8 किलोमीटर पर आवर, ये 7 किलोमीटर पर, यानी 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये 15 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो देखो 15 दूना 30, 15 दूना 30, और यहाँ पर हो जाएगा 12/15, यहाँ पर कर लेंगे 60, कट जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 2 आवर 12 चौका 48 मिनट, यानी 2 आवर 48 मिनट लग रहा है। तो बोला है हमसे क्या कि ट्रेन ए और बी के मिलने का समय ज्ञात करें, यानी हमें एक मीटिंग पॉइंट निकालना है। तो 9:20 में चलते हैं, तो 9:20 में हम 2 आवर 48 मिनट ऐड कर लेते हैं। तो पहले देखो 48 में 20 ऐड करोगे तो क्या होगा भाई साहब, तो 48 में मान लो 12 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, अगर देखो ऐसे समझो, ये 9:20 है, इसमें हमें क्या करना है, 2 आवर 48 मिनट ऐड करना है। तो 20 में हम 40 ऐड कर देंगे तो 10 बच जाएगा, 10 बच जाएगा, और 10 में 2 ऐड कर देंगे तो 12 बच जाएगा, और 8 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 12/8 में वो लोग मिल जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि 9:20 में चलते हैं और 2 आवर 48 मिनट लेते हैं, तो मिलेंगे कितना भाई साहब, तो 12:08 पे भाई साहब मिल लेंगे। और 12:08 का है 8 PM लिखो, 12:08 PM, 12:08 PM पे वो लोग मिलेंगे, और 12:08 PM का है तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल था, बताओ कितना अच्छा सवाल था। तो इसको समझाने में इतना टाइम लगा कि एक एक चीज ऐसे ऐसे पूरा डायग्राम से बनाना, और बढ़िया सवाल था। बहुत ऐसे बच्चे इसको स्किप करके आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन आपको इसको समझना है। अगर वीडियो समझ में नहीं आई हुई हो तो इसको पीछे करना, फिर दोबारा प्यार से मध्यम मध्यम से देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 20 हमारा क्या कहता है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की व्यापारिक छूट देता है। यदि इस उत्पाद का अंकित मूल्य 6500 है तो इसका विक्रय मूल्य याद करें। बहुत लल्लू सा सवाल है। हमको मालूम कि कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 6500 है। अब मान लीजिए कितना इस पे 15% का छूट देता है तो कितना में बेचेगा। कोई चीज 100 को होती है, 15% की छूट जाएगी, यानी 85 में जाएगी, पट्टे में 100, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा ना 17 का मल्टीपल होगा। या तो 17 का मल्टीपल देख लो, नहीं तो गुणा कर लो, यानी 13 का भी मल्टीपल हो सकता है। 13 का मल्टीपल देखो, तो देखो 13 तिया 13 चौका 52, यहाँ पर आ गया कितना 52 का 32, 13 दूना 26, 26 के बाद से देखो 4 2 13 5 65, 13 से कट सकता है, 1300 भी कट सकता है, तो इसको गुणा ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 50, अगर मैं ऐसे गुणा करूं तो कैसे कर सकता हूं, देखो ये हो गया 65 इंटू में 85, 50 25 के 5 हाथ में 2, 6 5 30, 8 5 40, 30 40 70, और 70 2 72 को हाथ में 7, 8 7 8 6 के 48, और 7 कितना होता है 55, यानी 55 25 होगा, और 55 25 ऑप्शन नंबर है। बात करता हूं, बाकी ऐसे ही मल्टीपल देख सकते हो, मैंने 13 का ही बताया था, इसमें ये भी देख सकते हो 17 5 85, तो 17 के मल्टीपल से भी आप उड़ा सकते हो। बाकी इतना इजी था कि आप 10 सेकंड गुणा करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले ये हमारे पास है रेलवे गणित। रेलवे मैथ्स है क्या भाई, तो जितने सारे ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, सारे कहीं ना कहीं इसी बुक से आए हुए हैं सब कुछ, बस थोड़ा सा क्या है डाटा चेंज हो गया। बाकी जो डिट्टो यही सवाल है, हर एक जो अभी मैंने डिस्काउंट कराया स्वयं डिट्टो यही से, इससे बुक से सारे क्वेश्चन आए। अगर बुक आप पढ़ के गए होंगे ना, तो भाई सब इतना मैं लिख के देता हूँ कि पूरे में पूरे आप क्वेश्चन करके आओगे। इस बुक को मंगाओ भाई सब, ये बहुत मतलब अपडेटेड है। सोचो मतलब जैसे अगर एग्जाम होता है उसके जस्ट मतलब 1 महीने के अंदर इस बुक में अपडेट करके आप लोगों को पब्लिश कर दिया जाता है। कि सेकंड एडिशन आया है और काफी तगड़ी बुक है भाई सब। इसी बुक को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ रेलवे फाउंडेशन बैच में, और जो बच्चों लोगों का प्यार आ रहा है ना भाई, मजा आ जाता है। मतलब ऐसा कमेंट, ऐसा जो मतलब उन लोगों का प्यार देख के दिल खुश जाता है कि हाँ वाकई में भाई लोगों के लिए मेहनत और बढ़ जाता है। इसलिए 1-1 बजे तक रिकॉर्डिंग चलती है, 2-2 बजे तक, क्योंकि भाई लोगों का प्यार है भाई साहब। तो भाई साहब इस बुक को मंगाओ, आराम से रिवीजन करो। ये बुक आपको मिलेगा कहाँ भाई, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, और बहुत मिनिमम प्राइस पे बुक आपको मिल जाएगा, तो वहां से मंगाइए और पढ़ाई अपना करिए। और इस बुक का मैंने क्या किया है भाई साहब, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, तो आप वहां से ही मंगा के इसको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में चाल 115 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। यानी ये बोल रहा है कि वो धारा के साथ जा रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 115 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और अप स्ट्रीम आ रहा है तो कितना देर से आ रहा है, तो 23 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से आ रहा है, जिसको आने और जाने में कुल कितना टाइम लगता है, तो 25 घंटे लगता है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, बहुत ईजी है। देखिए मैं इसे क्या करता हूं, यहाँ पर मान लो डिस्टेंस को डी मानता हूं। अगर मान लो डिस्टेंस को डी मानता हूं तो कोई डाउन स्ट्रीम जाता है तो कितना स्पीड है भाई साहब, तो 115 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। फिर प्लस जब अप स्ट्रीम उधर से आता है तो 23 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आता है, और आने और जाने में कितना टाइम लगता है, तो 25 घंटे लगते हैं बस।
यहाँ पे 25 घंटे, लेकिन ये अप स्ट्रीम नहीं होगा, ये भी डिस्टेंस ही है क्योंकि भाई साहब डिस्टेंस ये कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब 115 और क्या है 23, तो ऐसा मैं करता हूँ डी को कॉमन लेता हूँ। डी को कॉमन भी नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना सकते हो। एक एलसीएम 115 हो जाएगा, एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा डी, प्लस में ये 5 बार में जाएगा तो ये 5d और बराबर में हो जाएगा 25। अब हम क्या करते हैं आपको मालूम है, कुछ नहीं करते, ध्यान दीजिए। इस 115 को उठा के उधर फेंक देते हैं। डी और 5d कितना होता है 60, बराबर में हो जाएगा 25 इंटू में 115। तो डी का जब यहाँ से मान निकालूंगा तो आ जाएगा 25 इंटू में 115 और बट्टे में आ जाएगा 6। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको या तो गुणा कर लेते हैं, पहले गुणा कर लीजिए। तो 25 25 125, हाथ में कितना गया 12, 25 12 37 के साथ हाथ में 3, 25 और 3 28 बट्टे में आ गए 6। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करिए 6 चौका 24, यहाँ पर आ गया 4 47, 6 सत्ते 42, फिर 5 55। उसके बाद से अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे 55, तो 6 9 54 और 1 बटे में 6। अब यहाँ पे इतना किलोमीटर आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया भाई साहब, तो 479 सहित 1/6। अब आओगे और ऑप्शन नंबर ए मार लोगे, आपका आंसर आ जाए। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है। क्यों चालाक है, क्योंकि सिर्फ ये डी का मान निकाला है, मतलब सिर्फ डिस्टेंस निकला है, लेकिन पूछा क्या है ये देखिए। हम जब पढ़ रहे थे सवाल तो उसमें एक चीज दिया था कि नाव द्वारा तय की कुल दूरी की बात किया है। ध्यान दे रहा भाई, यहाँ पे कुल दूरी पूछा है कि नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी जाने और आने का दूरी बताना है। तो जाओगे तो कितना डिस्टेंस आओगे, फिर आओगे तो उतना डिस्टेंस आओगे, यानी टोटल दूरी बताया। यहाँ पर सिर्फ डी का मान बताया है, तो कुल दूरी के लिए क्या करेंगे, तो भाई सिर्फ इसमें 2 से गुणा कर देंगे। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे ना, तो इसमें 2 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 2 से गुणा होता है, तो 2 में गुणा कर दो। तो 2 से गुणा करो, 9 दूना 18 हाथ में 1, 7 दूना 14 15 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, ऊपर भी 2 से गुणा आ जाएगा, तो 2 बट्टे में हो जाएगा कितना 6। अगर इसको काटोगे तो आ जाएगा 1 सहित में 1 बट्टे में 3। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 958 बट्टे में 1 बट्टे में 3 किलोमीटर होगा। और ये कहाँ है 958 से 1 बट्टे 3, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर ये करोगे तो भाई साहब आपका 1 नंबर खत्म हो जाएगा। तो एग्जामिनर बहुत चालाक था, थोड़ा सा घुमा दिया। इसको आप फार्मूला से ही बना सकते हो, लेकिन भाई साहब एग्जाम हॉल में फार्मूला दिमाग में नहीं आता है, इसलिए जो अपना बेसिक होता है बेसिक से बनाएंगे और बहुत जल्दी अपना आंसर निकाल के ला देंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। कह रहा है भाई साहब ये हमारे पास फाइंड करना है। देखो कितना इजी होता है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से 26 में से 14 घटाना है, कितना आता है भाई साहब, तो 14 6 6 12 हो गया, और 12 और 6 18। अब देखो -9 इंटू में 18 हो गया। तो आप पढ़े होंगे कि 18 को 9 से गुणा करते हैं तो 162 होता है। तो आप बोलोगे 30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 162। तो 30 में से माइनस 162 घटाओगे तो माइनस का 132 होगा, और यही आंसर हो जाएगा माइनस का 132, ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत लल्लू सा सवाल था, इस सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं था। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 23 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक हेल्थ क्लब में 55% सदस्य महिलाएं हैं और 45% पुरुष हैं। देख लो भाई साहब यहाँ भी पुरुष कम है, क्योंकि भाई साहब हेल्थ की बात कर रही है यहाँ पे। कह रहा है कि यदि पुरुषों का औसत आयु 95 वर्ष है और महिलाओं का औसत आयु 85 वर्ष है। ये भाई साहब गलत दिया है, ऐसा जीवन में नहीं होता है, ओरिजिनलिटी में सिर्फ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई साहब पुरुष बहुत कम इसके तक रहते हैं। बाकी तो जानती हो कि आजकल के जो हमारे जीवन में, जैसे हम लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपको मालूम है कि ऑलरेडी जो जीने की क्षमता होती है वो 10 साल कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिस लेवल का पोल्यूशन मिलता है ना, शुद्ध देसी हवा मिलता है हम लोगों को। इसलिए सोचो स्टूडियो से अगर बाहर चले जाओगे ना, लगता है भाई कहाँ आ गए, ये है हमारी दिल्ली, ये है हमारी बीजेपी की सरकार, तो फील आता है। मतलब अब क्या ही बताएं, लोग बोलते हैं अरे नहीं ये तो फॉग है। हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, मैडम जी हो, क्या बोलती है, बोलती है फॉग है। आओ कभी हमारे दिल्ली में, फिर देखते हैं क्या फॉग होता है, क्या क्या पोल्यूशन होता है, क्या मजा आता है। तो बोला है कि सभी सदस्य की औसत आयु ज्ञात करें। बहुत ईजी है। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास फीमेल हो जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास मेल हो जाएंगे। फीमेल कितना है भाई साहब, तो 55%, यानी 100 में से 55 फीमेल है तो मेल हो जाएंगे 45। मान लो ये हमारे पास डाटा हो गए और इनका एवरेज दिया है। एवरेज कितना दिया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना उल्टा दे दिया है। एग्जामिनर बहुत समझदार है, यहाँ पे पुरुष का दे दिया है। बहुत ऐसे बच्चे ध्यान नहीं देंगे और फर्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे 95 रख देंगे, लेकिन ये पुरुष का है। यहाँ पे पहले महिला दिया है, यहाँ पे पुरुष दे दिया, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है एग्जाम में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे फीमेल का कितना दिया है औसत आयु 85 वर्ष, तो ये हो जाएगा हमारे पास 85। और ये हमारे पास मैन का कितना दिया है 95। आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, जो ये वाला वैल्यू डाटा दिया है तो इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। रेशियो है हमारा तो इसको सिंपलिसिट कर देते हैं। तो 5 से काटोगे 11 बार में, 5 से काटोगे 9 बार में।
अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखो कितना प्यार से निकालते हैं। मैं लेट करता हूँ, एक तो बेसिक होता है, चलो यहाँ पे बेसिक बताता हूँ, बाकी इसको ट्रिक से भी बताऊंगा कि कैसे बताएंगे, सेकंडों में कैसे उड़ाएंगे। देखिए बेसिक क्या कहता है कि पहले गुणा करते हैं आपस में, तो 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 8 88 और 5 कितना होता है तो 93। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 9 9 81 और 4 85 और बट्टे में इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, यानी 20 ऐड कर दो। अब देखो क्या होता है, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, फिर 5 3 8 और 1 9, फिर यहाँ पे देखिए 9 8 कितना होता है भाई साहब 17, यहाँ पे हो जाएगा 17 और बट्टे में हो जाएगा 20। इसको काट दो, अब इसको डिवाइड करो, तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16, फिर यहाँ पे 1 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 9 18, फिर 2 5 10, यानी 89.5 आएगा इनका औसत, और 89.5 का है तो ऑप्शन नंबर। तो एक तो बेसिक था कि हम इन दोनों को आपस में गुणा किया, इन दोनों को आपस में गुणा किया और दोनों डाटा को आपस में ऐड करके डिवाइड कर दिए, तो हमारा टोटल एवरेज निकल के आ गया। बाकी इसको ट्रिक से कैसे उड़ाएंगे वो मैं बताता हूँ। देखो बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता है, बस यहां से हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, मैं ऐसे लेट मानता हूं कि हमारा एवरेज जो है ना, समझो एवरेज हमारा 85 है, एवरेज क्या हमारे पास 85 है, तो मैं देखता हूं कि 85 से कितना ज्यादा है भाई साहब, देखना जरा 85 से कितना ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, तो 10 कितने पे ज्यादा है, यानी 85 से ये 10 ज्यादा है कितने पे, तो 9 पे, यानी टोटल कितना हो गया भाई साहब 9 पे। और 90 जो है तो आपको मालूम है कि एवरेज में क्या करते हैं, जो ज्यादा होता है वो सब में बंटता है, यानी क्या जो केक कटता है तो सब लोगों में बंटता है, तो 90 ज्यादा है तो कितने लोगों में बटेगा, तो 11 9 20 में बटेगा, तो डिवाइड बाई 20 करेंगे, इसको काटोगे तो यहाँ 4.5 आएगा, ये प्लस में 4.5 है, कुछ नहीं करेंगे, एवरेज 85 माने थे, 4.5 ऐड कर देंगे तो 89.5 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बात खत्म। अगर यही अगर माइनस में होता, एवरेज में से हम घटा देते हैं। तो ये होता है डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन से बनाते हैं, जो बहुत आसान से बन जाता है, न कि ऐसे बेसिक से आप बनाओगे। तो दोनों तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि प्यार से आप बना पाओ, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और चीजों को आप इंजॉय कर रहे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि 24 हमारा क्या दिखा। क्या दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रम से 99 मिनट 90 मिनट में भरते हैं, ठीक है, दो पाइप है भाई साहब, पहला 99 मिनट में भरता है और दूसरा 90 मिनट में भरता है। फिर देखिए टंकी को खाली करने के लिए उसके तल के एक पाइप लगा है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। यानी क्या कह रहा है, देखो तो खाली टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। देखो दोनों पाइप भर भी रहे हैं, लेकिन एक नीचे से भाई साहब एक पाइप है जो क्या कर रहा है, प्यार से निकल रहा है, मतलब खुल रहा है, वहां से क्या है पानी निकाल रहा है, जिसके वजह से 50 मिनट में जो टंकी खाली थी वो भर जाएगी, दो सब साथ एक के साथ खोल दिया जाए। तो फोर्थ बोला है, आगे देखो, जब आगे यहाँ पे बोला है यदि कोई अन्य पाइप खुला नहीं, यानी कोई पाइप नहीं खुला है, तो बोला है तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को, यानी पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। देखो कितना आसान है, यानी कहने का मतलब यह है कि देखो भाई साहब पहले क्या था, टंकी खाली थी, उसके बाद ऐसा होता है कि तीनों नल को एक ही बार में खोल दिया जाता है। तो पहले दो नल भरते हैं और एक नल हल्का हल्का निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे जैसे हल्का हल्का निकलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पूरा टंकी फुल हो जाती है। जब पूरा टंकी फुल हो जाती है तो जो दोनों नल पानी वाले होते हैं उसको बंद कर दिया जाता है, और जो नीचे वाला पाइप है जो निकाल रहा है इसको चालू किया, मतलब चालू ही है। तो यही पूछा है कि जब पूरी टंकी भर गई है तो खाली कर देगा, यानी कितना समय लगेगा पूरा भरी हुई टंकी को खाली करने में, जो नीचे से पाइप वाला पानी निकाल रहा है। बस इजी सवाल है। देखिए अगर मैं इसको बनाऊं तो देखो कितना प्यार से हम बनाएंगे, समझना प्यार से। मान लो पहली टंकी ए है और दूसरी नल ए है और दूसरी नल बी है, पहली नल ए दूसरी नल बी। ए जो है 99 मिनट में भरती है और बी जो है भाई साहब 90 मिनट में भरती है, लेकिन जब तीनों आपस में खोलते हैं तो कितना देर में भरते हैं, तो ए प्लस में बी और प्लस में हमारे पास सी। यहाँ पे देख खाली उसके तल में एक पाइप लगा है, यानी जब तीनों नल खोलते हैं तो कितना देर लगता है भाई साहब, तो आप बोल सकते हो 50 मिनट में भरता है। अब देखो यहां से देखो इसका हमने क्या निकाला है भाई साहब, यहां से निकालो एलसीएम। और जब एलसीएम निकालोगे तो 90 99 और 90, यानी ये बोल सकते हो इसमें 10 है इसमें 9 है, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम 99 में 10 से गुणा करेंगे तो 990 हो जाएगा, बाकी 50 है, कोई दिक्कत नहीं, 990 हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब यहाँ से 990 एलसीएम लेंगे तो देखिए इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 10, इसका एफिशिएंसी 11। अब 990 को 50 से डिवाइड करना है, तो ये 50 से डिवाइड करो, कुछ नहीं करते हैं, नीचे 5 होता है तो संख्या को ऊपर वाले संख्या को 2 गुना करके एक अंक के बाद से पॉइंट लगाए थे, 9 दूना 18 हाथ में 1, 9 दूना 18 और 1 19, एक अंक के बाद से पॉइंट, यानी 19.8 लगेगा। तो आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे, यानी देखो यहाँ से एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कितना प्यार से निकालोगे समझना। ये भाई साहब कितना ले रहे हैं, 10 के एफिशिएंसी से भर रहे हैं, बी कितना के एफिशिएंसी से भर रहे हैं 11 के एफिशिएंसी में, और तीनों लोग मिलकर कितना कर रहे हैं 19.8,
यानी कहीं ना कहीं ये जो सी है भाई साहब ये खाली कर रहा है, यानी ये माइनस में आएगा, खाली कर रहा है। तो देखो दोनों मिलके 21 कर रहे हैं, निकल रहा है 19.8। तो 19.8 में 0.2 ऐड करोगे 20, और एक यानी 1.2 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। कौन खाली कर रहा है, सी भाई का भाई साहब खाली कर रहा है। ये माइनस मतलब क्या, यानी पानी निकाल रहा है, उसके लिए डिनोट होता है। तो हमें पूछा क्या है, तो पूरी तरह देखो पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी जो लास्ट वाला पाइप जो है पानी निकाल रहा है कितना समय में वो खाली कर देगा। तो भाई साहब पूरा टंकी भरा है, उसका कितना है 990 है, खाली कितना करना है 1.2 से खाली कर रहा है, बस यही तो करना है। अब आइए यहाँ से इसको प्यार से करते हैं। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा 0 जाएगा। अब इसको काटिए, जब मैं इसको 4 से काटूंगा तो 3 बार में जाएगा, 3 से काट लो, 3 से काटोगे 4 बार में जाएगा, 3 से काटोगे 3 तरीका ना 00। फिर इसको अगर मैं 4 से काटूँ, काटिए तो ये कटेगा 4 सत्ते 28, 4 8 32, फिर यहाँ पर जाएगा 1, और फिर उसके बाद से 4 दूना 8, फिर 4 5 20, यानी 825 मिनट में भाई साहब पूरा खाली कर देगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर। तो ये सवाल था। तो भाई साहब ये बहुत इजी सवाल था, किसका, पाइप एंड सिस्टम का सवाल था, अगर आप पढ़े हो तो। बाकी इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं था, बस इसमें यह था कि थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा था, थोड़ा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो डाटा दिया था थोड़ा कैलकुलेटिव दिया था, बाकी नॉर्मल था, हर बच्चे इसको बना लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25 को पढ़ते हैं। हमारा क्या कह रहा है, कह रहा भाई साहब 4/7, 5/21, 8/63 LCM ज्ञात करना है, यानी लसा ज्ञात करना है। तो मैंने पढ़ाया था आपको क्या, कि कभी भी अगर कोई चीज फ्रैक्शन में दिया है, अगर उसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो ऊपर वाली संख्या को एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। अगर वही फ्रैक्शन में अगर ये पूछ दे कि एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या को एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाली का एलसीएम निकालते हैं, बस इजी था। तो आइए, तो हम इसको निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। तो 4 5 8 का एलसीएम कितना होता है, तो देखो 4 5 20, और 20 में 4 आता है, 2 भी आता है, तो 20 गुना 40, यानी ये बोल सकते हो कि ऊपर का एलसीएम कितना आ गया, 40। भाई साहब एलसीएम एचसीएफ मैंने पढ़ा रखा है आरआरबी ग्रुप डी में, बहुत बढ़िया से पढ़ाया। नहीं है तो आप देख लोगे वीडियो, अगर नहीं पढ़े होगे तो ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ रेलवे फाउंडेशन बैच, वहां से ज्वाइन करो। नंबर सिस्टम के बाद में एलसीएम एचसीएफ ही कराने वाला हूँ, तो उसको बढ़िया से फॉलो करो। अब देखो ये एलसीएम निकल गया, नीचे वाले को क्या मैंने बोला था, कभी भी जब एलसीएम निकालना है तो नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। 7 21 63 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी कौन संख्या जो तीनों को काट दे। तो भाई साहब 7 है, देखो 7 खुद को काट देगा, 21 को भी काट देगा, 63 को काट देगा, तो सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो ये बोल सकते हैं 40/7, और यही आंसर हो जाएगा 40/7, ऑप्शन नंबर। बात खत्म। तो समझाने में इतना समय लग रहा है, अगर एग्जाम में आप रहोगे तो क्वेश्चन देखोगे आंसर मार के आगे बढ़ जाओगे, बस कुछ था ही नहीं। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 10 संख्याओं का योग 612 है, तो उसका औसत क्या है, बताओ यार। ये भी कोई सवाल है, ये संख्याओं का योग दिया है, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। टोटल संख्या और जितना संख्या, टोटल संख्या जो का नंबर जो योग दिया है और जितना संख्या डिवाइड कर देते हैं, बस बात खत्म। यानी जो 612 है भाई साहब, और कितने संख्या 10, तो हो जाएगा 61.2, यानी संख्याओं का औसत 61.2, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। ये तो सवाल था, ये है हमारा CBT2। ऐसा लल्लू सा सवाल पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बच्चे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सब ये सवाल में भी वो फंसते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं और 27 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा वह कितनी राशि होगी जिस पर 4 वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज के रूप में 1560 रुपये प्राप्त होता है। यानी पैसे में कितना प्राप्त हो रहा है ब्याज, 1560 रुपया। और एसआई में कैसे निकालते हैं, तो एसआई का रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो एसआई बराबर कुछ नहीं करते, RT%। तो आर कितना दिया है भाई साहब, रेट 20%, टाइम कितना दिया है 4 साल, तो कुछ नहीं करेंगे, यानी सीधी सी बोल सकते हैं जो पैसे में इन्होंने कितना दिया है 1560, कितने का मान है RT, यानी 20 × 4 यानी 80% का मान है। और हमें निकालना क्या है भाई साहब, तो देखो तो बोला है वह कितनी राशि, यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो कुछ नहीं करेंगे, इंटू में हम करेंगे 100%, बात खत्म। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाता है, इसलिए इसको नहीं लिखते। अब काट दीजिए, इसको काटिएगा तो देखिए 0 से 0 खत्म, 4 से 2 बार में नहीं, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 4 से कटी, 4 3 12, 4 9 36, 0 0। अब देखो 9 5 45 का 5 हाथ में 4, 5 3 15 और 4 कितना होता है 1950, और 1950 का है तो ऑप्शन नंबर डी। भाई साहब खाली ऑप्शन नंबर डी ही आ रहा है। अगर किसी को ये मतलब तुक्का भी मारना हो ना, तो सिर्फ डी मारेगा तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर देगा, क्योंकि स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो 10-15 को तो क्वेश्चन ऐसे है जिसका ऑप्शन सिर्फ डी ही दे रखा है। मालूम नहीं डी से कितना प्यार है, क्या पता रेलवे ग्रुप डी का बात कर रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्याओं का मस यानी मतलब HCF और क्या दिया है LCM 49 और 490 है, यदि इनमें से एक संख्या 245 है तो दूसरी संख्या क्या होगी।
एलसीएम एचसीएफ में एक चीज होता है, यानी एक टाइप होता है, क्या होता है, यानी दो संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट। यानी ये बोल सकते हो, यानी दो संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के। बस बात खत्म। पहली संख्या इन्होंने दे ही दे रखा है 245, दूसरी संख्या में नहीं मालूम है x, एलसीएम इन्होंने दे ही दे रखा है 490 और एचसीएफ भी दे ही दे रखा है 49। बस बात खत्म, यही तो सवाल है। देखो कितना लल्लू सा है, बस इसको उड़ा दो। अगर मैं इसको काटूं 7 से 7 बार में, 7 से 7 तरीके 21, 7 5 35, 7 से 5 बार में, 5 से काटोगे 98 बार में, तो क्या बोलोगे, x का मान 98 आ गया, यानी दूसरी संख्या 98 है और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है। तो ये सवाल है, बताओ। देखिए बबुआ, ऐसे ऐसे सवाल पूछा है आरआरबी एनटीपीसी में, मुश्किल से 5 से 6 से सवाल है जिसमें आप रुक के टाइम लगा सकते हैं, नहीं तो आप धक्का धक बाकी सवाल को उड़ा दोगे। सवाल में कुछ है ही नहीं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिए गए आंकड़े का समुच्चय इतना दिया है, ये सारा मान दिया है, और जो x क्या है, एक से बड़ा है के लिए, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है, भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल नंबर है। यदि माध्यिका 7 है तो x का मान ज्ञात करें। माध्यिका होता क्या है, यानी कोई भी चीज है, यानी कोई भी नंबर है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, और जो बीच वाला मान होता है ना, वो क्या है, क्या माध्यिका होता है। और यहाँ पे वैल्यू दे दिया है हमारे पास, माध्यिका 7 है और हमें x का मान दिखाना है। देखो इसको बनाने का तरीका हम एज्यूम करके बनाते हैं। इसमें ये देखते हैं कि सबसे छोटी मान कौन सा हो सकता है, यानी ये माइनस में तो सबसे छोटी मान ये होगा। यानी देखो टोटल पहले मान कितना है, 1 2 3 4 5 मान है, ठीक है। यानी जो 3 नंबर वाला होगा ना, वो हमारा माध्यिका होगा। पहले लिखते हैं सबसे छोटी क्या है, तो 2x माइनस में 3। उसके बाद से देखो, तो उसके बाद से हो जाएगा x प्लस 1, फिर उसके बाद से क्या होता है हमारे पास, वो देखो x प्लस 1। अब आगे देखेंगे तो x प्लस 1 के बाद से क्या है हमारे पास, x प्लस 4, ये 3 हो गया, ठीक है। फिर आ जाओ, उसके बाद से ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 2 और उसके बाद से 5x, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें क्या बोला है, जो माध्यिका दिया है 7 दिया, तो माध्यिका क्या होता है, यानी बीच वाली संख्या। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यानी ये वाला मान है। तो ये बोल सकते हैं कि x प्लस 4 का मान कितना दिया है, 7, तो x का मान कितना दे जाएगा, 3, यानी x का मान 3 आ गया। अब बोलो भैया ऐसे कैसे बोल सकते हो यार, तो चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमारा मान है x का मान 3 रखते हैं, ये संख्या असेंडिंग ऑर्डर में आती है कि नहीं आती है। फील करिए, जब यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो देखिए 3 दूना 6 में से 3 घटाओगे 3 आएगा, 3 एकम 3 और 1 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पाइए तो 3 3 का 9 2 11 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15। तो देखो सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। 3 के बाद से 4 है, फिर 7 है, 11 है, 15 है, यानी हमारा वेरीफाई है, यानी x का मान 3 होगा और ऑप्शन नंबर है। ये सवाल अच्छा था, बहुत ऐसे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी आप बाई ऑप्शन भी उठा कर रख सकते थे, क्योंकि देखो नंबर बहुत आसान दिया है, तो x का मान यहाँ पुट करके रख लेंगे, तो देखेंगे कि बीच का मान हमारा 7 आ रहा है कि नहीं, और जो मान यहाँ पर रखने पर बीच का मान 7 आ गया, वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत इसको लगेगा कि हाँ टाइम ले सकते हैं इसमें। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 960 है, प्रत्येक पर 25% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है और नगद भुगतान पर 15% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य क्या हो। बहुत ही सवाल है, एकदम इसको सीरीज मेथड से उड़ा देंगे। हमारे पास मार्क प्राइस कितना दिया है, 960 मार्क प्राइस दिया है, उस पे भाई साहब 25% की 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी ये बोल सकते हो कोई चीज 4 है, 1 की छूट दिया जा रहा है, 3 में जा रहा है, 2 दिया जा रहा है तो एक और जाएगा, 4 है, 1 की छूट 3 में जा रहा है। उसके बाद ये कह रहा है क्या, नगद भुगतान के बाद फिर 15% का अतिरिक्त छूट दिया जाता है और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20, यानी ये बोला कोई चीज 20 है, 3 की छूट है, यानी 17 में जाएगा। तो देखो ये मार्क प्राइस है, इस पे इतना सारा डिस्काउंट देने के बाद लास्ट में हमारा आता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, और यही पूछा है। बस बात खत्म। रेलवे फाउंडेशन बैच में बहुत आसान से, बहुत प्यार से मैंने कंप्लीट डिस्काउंट पढ़ाया, एकदम अच्छे तरीका से। आप जाके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा, फिर कभी भी दिक्कत नहीं हो सकता। देखो अब क्या कर सकते हैं, यहां से देखो 4 से 16 चौका, देखो ये 4 4 16 होता है, तो 16 छक्के 96, 60 बार में कट जाएगा। 20 से काटोगे 3 बार में खत्म, यानी ये भी देख सकते हो क्या, 3 या 9 का मल्टीपल होगा, जो भी हमारा होगा, यानी ये नहीं होगा, ये देखो ये नहीं होगा, यहाँ पे देखो 5 4 9 ये नहीं होगा। देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। हमें पूरा गुणा करने की नीड भी नहीं है, बट फिर भी गुणा कर सकते हो। 3 3 का 9, 9 3 27, इंटू में 17 कर दो, 17 7 119, हाथ में 11, 17 2 34 और 11 कितना होता है 45, यानी 459 और ऑप्शन है डी। तो आप 9 के मल्टीपल से भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली सारी संख्या ये इसको काट दिया था।
तो ये होता है तरीका, आप एग्जाम में कई सारे तरीका लगा के आंसर ला सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि सबसे कम समय में किसका आंसर सही आया है और एक्यूरेसी के साथ, ऐसा नहीं कि कम समय लिए और जाके गलत टिप दिए, ये भी ध्यान देना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि 31 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, एक शंक्वाकार टोपी का आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई क्या है 21 सेंटीमीटर है। 112 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से टोपी की सतह को रंगने की लागत, यानी टोपी की सतह जो अंदर वाली रंगने की लागत जो है भाई साहब, क्या बोला है, रंगने की लागत क्या है और पाई का मान 22/7 दिया, यानी कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल होगा। और 11 का मल्टीपल हम ऑप्शन से देख लेते हैं। 11 का मल्टीपल क्या होता है, तो भाई साहब ऑड वाले प्लेस को आपस में ऐड करते हैं, इवन प्लेस को आपस में ऐड करते हैं और दोनों का डिफरेंस लेते हैं। दोनों का डिफरेंस अगर 0 और 11 का मल्टीपल आया तो 11 से कटेगा। आइए चेक करते हैं। जब यह यहां से गया तो देखिए 2 और 3 5 होता है, 5 और 3 8 होता है, और 1 और 2 8, और में से 2 घटाओगे तो 6 आएगा, 11 से नहीं कटेगा, खत्म। देखिए 8 और देखो 8 और 2 10, 10 4 14, 14 में से 7 घटाओगे तो 7 आएगा, यानी ये भी खत्म। ये देखो ये होता है 4 और 2 6, 6 6 12, 12 में से 1 घटाओगे 11, यानी ये कट जाएगा, 11 ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर हो जाएगा। बाकी आगे भी देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 7 14 में से 1 घटाओगे 13, यानी ये नहीं होगा। तो हमने इसको 11 के मल्टीपल से उड़ा दिया। बाकी बोलोगे भी इसको बेसिक से बना दो, तो बेसिक से ही बना दूंगा। देखो एक हमारे पास क्या है भाई साहब, शंक्वाकार टोपी है। आइए भाई शंक्वाकार टोपी बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं शंक्वाकार टोपी। कैसे बनता है, जो आप भाई साहब बर्थडे में देते हो, पहनाते हो अपने बच्चों को घर पे, ये होता है शंक्वाकार टोपी। इसमें ये बोला है भाई साहब, ये हमारे पास ये है और ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोला है क्या, इसका व्यास 40 है। तो जब किसी का डायमीटर अगर 40 है तो सीधी सी बात है रेडियस 20 हो जाएगा, तो रेडियस हमारा 20 हो जाएगा। जब रेडियस 20 हो जाएगा और ऊंचाई भी दिया है इन्होंने कितना 21, यानी ये हमारे पास 21 दे रखा है। देखिए इसका मान दिया है 21। तो आप भाई साहब पढ़े होंगे, अगर स्लेंट हाइट इसका निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 20 21 29, यानी ट्रिपलेट, यानी ये क्या हो जाएगा 29। बाकी ऐसे भी निकाल सकते हो भाई साहब कि राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लोगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर दे ही दिया, बेस 20 है, हाइपोटेनस निकाल लो। बाकी आपको ट्रिपलेट मालूम ही है कि 20 21 29 होता है, बस बात खत्म। और हमें निकालना क्या है, देखो तो रंगने की लागत निकालना है, यानी कॉस्ट निकालना है। तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि कॉस्ट निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, यानी कॉस्ट बराबर क्या होता है हमारे पास, तो बोलते हैं एरिया इंटू रेट। एरिया में हम अगर रेट से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है भाई साहब, उसका कॉस्ट आता है। तो एरिया क्या होता है भाई साहब, इसका सतह को रंगना है। सतह यानी कहीं ना कहीं इसको क्या होता है, सतह को रंगिए, वो क्या होता है बताइए, यानी अंदर का क्षेत्रफल का इसको अंदर रंगना है। उसके लिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, यानी ये होगा पाई आर एल। और इंटू में भाई साहब रेट कितना दिया है, तो 112 पैसा दिया है, बस बात खत्म। अब आइए इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, पाई का मान कितना होता है 22/7 रखना है। आर रेडियस कितना दिया है भाई साहब 20 दिया है, और स्लेंट हाइट क्या है 29, और इंटू में क्या है 112। अब देखो एक और मजे की बात क्या है, ये पैसा में है और हमारा जो संख्या जो चीजें दिया है वो किसमें दिया है भाई साहब, देखो यहाँ पर तो ये नहीं पूछा है उपयोग किए एक स्थान में पूर्णांकित क्या है, पूछा क्या है, किसमें पूछा है, पहले निकाल लेते हैं क्या पता है। ये देखो हाँ, ये पैसा में दिया है और यहाँ पे रुपया में है, रुपया में, और ये चीजें पैसा में। तो पैसा है तो रुपयों में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई साहब, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाई 100 कर दो, बस कुछ नहीं करें। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या होगा, कहाँ से। अगर मैं इसको काटूं तो कैसे काटो के, 1 0 से 1 0 खत्म। यहाँ पर देखो ये 7 पहले काट लेते हैं, अगर 7 को काटूंगा तो 7 एकम 7, यहाँ पर आ जाएगा कितना 7 7 6 42। अब यूनिट डिजिट देख लेते हैं, क्योंकि देखो नीचे 10 है और 10 का मतलब क्या होता है भाई साहब, तो यानी जो संख्या आएगी उसके पीछे से 1 अंक बाद से पॉइंट आ जाएगा। तो 1 अंक बाद से पॉइंट आएगा, सारे में देखिए 1 अंक से पॉइंट है। अब यूनिट डिजिट खेल सकते हैं, 2 दूना 4, 4 में 9 से गुणा करेंगे 9 चुके 36 के 6, और 6 में 6 से गुणा करेंगे 36, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो भाई साहब, यानी लास्ट का यूनिट डिजिट 6 होगा। और देखो इसी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होता है। तो इसको पूरा क्या करना है, हमें पूरा कैलकुलेट करने का नीड भी नहीं है, हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट से इसको उड़ा सकते हैं। बाकी मैंने 11 का मल्टीपल से भी उड़ा दिया, तो 11 का मल्टीपल से हमारा एक ऑप्शन मिल गया, तो हमें पूरा चेक करने की नीड भी नहीं होगा, हम यहाँ पे 11 का मल्टीपल भी लगा के आंसर अपना मार सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, यानी मीन निकालना है। अब भाई साहब ये सारी संख्या दिया है, मीन कैसे निकालते हैं, यानी सारे संख्याओं को आपस में ऐड कर दो और जितनी सारी संख्याएं आएंगी फिर सारे संख्याओं को जोड़ के उस संख्या से डिवाइड कर दो, हमारा मीन निकल जाएगा। अब देखो ऐसी सारी संख्या दिया है, इसको कैसे आप जोड़ोगे, देखो सबसे पहले जो सिंगल डिजिट वाली संख्या है उसको हम लोग जोड़ते हैं। सिंगल डिजिट में देखो यहाँ पर 3 हो गया, 3 का से यहाँ पर 4, 4 3 7, 7 और 9 16, 16 और 8 कितना होता है भाई साहब 24, 24 और 2 26,
26 और 3 कितना होता है? तो 29। 29 और 3 कितना हो गया? 29 और 3 32। 32 और 1 33। 33 और 5 कितना होता है? 33 और 5 यानी 38 हो गया। यानी यहाँ पे आ गया 38। अब ये तो हम काउंट कर लिए। अब हमें सिर्फ काउंट करना है क्या? डबल डिजिट वाला। देखो कैसे करते हैं। अब डबल डिजिट 1 और 6 7, 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 9 कितना होता है? तो 19 और 9 28 होता है। 28 और 7 35, 35 और 7 42, 42 और 8 50, 50 और 2 52 के 2, हाथ में आ गया 5। अब देखो यहाँ पे आ गया 1 1 2, फिर 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 1 10, 1 11, 11 और 5 कितना होता है? 16 यानी 162। तो 100 पहले 38 था, 162 ऐड करेंगे तो 162 और 38 कितना होता है भाई साहब? 200। और टोटल संख्याएं कितना है उसको आपस में हम ऐड कर लेते हैं। बस ये होता है तरीका आपको ऐड करने में। जितना आपका फास्ट कैलकुलेशन है, यानी आपको ऐड करने जितना जल्दी आता है उतना जल्दी बना लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 संख्या है। तो डिवाइड बाई 20 कर दो, इसको 2 से काटोगे हमारे कितना आ जाएगा? मात्र 10। और कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। तो बहुत ही सवाल था, इसमें सिर्फ क्या करना था? ऐड करना था, बाकी कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि 33 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ये संख्या एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो a प्लस बी का न्यूनतम मान बताना है। यानी न्यूनतम जितना से न्यूनतम यानी छोटा से छोटा मान हो सकता है। अब भाई साहब 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? यानी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 3 से कटनी चाहिए। यानी जब हम यहां से देखना गया तो देखिए ये 4 और एक क्या हो गया? 5। ये देखो 6 कट जाएगा, ठीक है। अगर 6 कट जाएगा तो हमको ये मालूम है, यहां से देखो ऐसे काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले 6 काट लो, 6 कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 1 और 8 कितना होता है? 9, 1 कट जाएगा। हमारे पास बचा कितना? तो बचा 4 और a प्लस में b बचा। यानी हमारे पास बचा कितना? 4 और a प्लस में b बचा। हम ये बोल सकते हैं 4 और यहाँ से a प्लस में b बचता है, ठीक है। अब देखो हम ऐसे 4 में क्या ऐसा जोड़े कि भाई साहब a प्लस b का न्यूनतम माना जाए। अब 4 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 3 से कट जाए? तो सीधी सी बात है, 4 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 4 और 2 6 होता है, जो 3 से कट जाएगा। तो a प्लस बी का न्यूनतम मान 2 हो जाएगा और ये होगा ऑप्शन नंबर डी। खत्म। इस सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं था, नॉर्मल सा सवाल था और बहुत प्यार से आप बना लेते। ज्यादा इस सवाल में कुछ था ही नहीं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि 34 हमारा क्या क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है और करता है 71% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। ये सवाल ऑलरेडी आरआरबी ने गलत पूछा था, क्योंकि यहाँ पे 71% का छूट बोल दिया था। 71% छूट प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना छूट देना पड़ेगा, इसीलिए गलती था। बट यहाँ पर अगर लाभ दे दिया होता तो हमारा क्या था? ये आंसर सही आया था, बिकॉज ये इंग्लिश में सही था, यानी इंग्लिश में लाभ दिया था, हिंदी में इन्होंने गलत कर दिया था, वहां पर छूट लिख दिया था। तो ये छोटी मोटी गलती कर देते हैं जिससे बच्चों को नुकसान होता है। क्या करोगे? आरआरबी वाले हैं। तो देखो बहुत इजी है। जब आप पढ़ रहे होंगे रेलवे फाउंडेशन बैच में, तो उसमें 3 तगड़ा वाला खेल बताया था। क्या होता था हमारा? तो एक होता है एमपी, एक होता है एसपी, एक होता है सीपी। अब कह रहा है क्या कि कोई अंकित मूल्य है भाई साहब, क्या क्रय मूल्य से 90% अधिक है। तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य 190 हो जाएगा। और फिर आगे ये बोलता है क्या करता है? 71% का लाभ प्राप्त करने के लिए 71% लाभ प्राप्त करेंगे। इसका मतलब क्या? यानी कोई चीज 100 है, मान लीजिए सीपी 100 है, 71% लाभ प्राप्त करोगे, यानी कोई चीज 100 है तो 171 में बेचना पड़ेगा, यानी सेलिंग प्राइस 171 हो जाएगा। अब ये पूछा है कि 171% उसको लाभ प्राप्त होगा तो कितना परसेंट की डिस्काउंट देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। छूट हमेशा भाई साहब किस पे निकलता है? मार्क प्राइस पे, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है। तो छूट देखो, कोई चीज 190 है, 171 में जा रही है, कितने की छूट हो रही है? 19 की छूट हो रही है। किस पे हो रही है भाई साहब? एमपी पे, यानी 190 पे इंटू में 100% कर देंगे तो हमें परसेंटेज में वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसको काटिए, 19 से 10 बार में 10 से खत्म, यानी 10% की भाई साहब डिस्काउंट देनी पड़ेगी। और 10% कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल बताओ कितना आप प्यार से निकालोगे। बहुत लल्लू सा सवाल था। इस सवाल में कोई दम था? बिल्कुल दम नहीं था। आइए भाई साहब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि क्या कह रहा है। वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व अमन की आयु चमन की आयु से 4 गुना था। ले भाई साहब, ये हमारे पास प्रेजेंट हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व हम जाएंगे तो जो अमन का आयु होगा भाई साहब, वो चमन की आयु से क्या होगा भाई साहब? अमन की आयु चमन की आयु से 4 गुनी थी। यानी ये भाई साहब 1 थे तो इससे 4 गुनी हो जाएंगे अमन भाई साहब। बात खत्म। जब यहाँ पर पढ़े, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद अमन की आयु चमन की आयु से 2 गुनी होगी।
अब 3 वर्ष बाद यानी आगे चले जाओ, हम यहाँ पे पीछे गए थे, अब 3 वर्ष आगे जाएंगे तो ये बोला है भाई साहब अमन की आयु चमन की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो चमन का आयु 1 होगा तो अमन का आयु 2 हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन हमेशा आपको मालूम है कि आयु का गैप क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हमारा और आपके आयु का बीच का डिफरेंस 3 साल है, तो भाई साहब हमेशा हम जब तक जीवन में जीते रहेंगे ना तब तक वो 3 साल ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहीं पे खड़ा हो जाऊंगा आप मेरे से बड़े हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे इनके हम गैप को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको गैपिंग देखिए 3 है और यहाँ पे गैपिंग देखिए क्या है 1 है। तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो आइए 3 से गुणा करते हैं। जब इसमें भी 3 से गुणा करेंगे इधर भी 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3। तो अब क्या बोल सकते हैं कि 1 से 3 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है भाई साहब, 2 यूनिट बढ़ रहा है। अब 2 यूनिट बढ़ रहा है यानी साल में कितना बढ़ रहा है, तो पहले 3 और 3 यानी 6 बढ़ रहा है, यानी साल में 6 बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट का मान आ गया 3। अब पूछा क्या है, तो अमन का वर्तमान आयु निकालना है। तो देखो या तो भाई साहब यहाँ पे गुणा करके घटा लो, अन्य तो ऊपर गुणा करके ऐड कर लो, कुछ भी हो सकता है। आइए, तो अमन का वर्तमान आयु यानी 1 का मान 3 है तो 4 × 3 करेंगे नहीं 12 होगा, और वर्तमान आयु पूछा है तो 12 है, तो 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान के लिए क्या होता है 3 वर्ष ऐड कर लो, तो 12 और प्लस 3 कर दोगे यानी अमन का वर्तमान आयु 15 हो जाएगा। और 15 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ये सवाल था, बताओ कितना इजी लल्लू सा सवाल था हमारा, एज से सवाल, बिल्कुल सेकेंडरी में उड़ा दिए। तो ये रहा भाई साहब पूरा कंप्लीट हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का CBT2 का सॉल्यूशन। जब अनाउंसमेंट देखोगे तो अनाउंसमेंट में ऑलरेडी 8 सेट का जिक्र किया जाएगा कि 8 सेट का आपको क्या करना है, सॉल्यूशन दिया जाएगा, यानी वहां पर सेट दे दिया गया है, उसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है, बट उसका वीडियो सॉल्यूशन आपका भाई देगा। जो पहला सेट का मैंने यहाँ पे करा के दे दिया है कंप्लीट 35 क्वेश्चन का। अब बताना भाई साहब ये क्वेश्चन कराने का तरीका, एग्जाम में हम चीजों को कैसे करेंगे। अब बाकी जो बेसिक वाले बच्चे होंगे उनको और अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इसको उड़ाया नहीं हूँ, प्यार से मध्यम मध्यम चीजों से बेसिक से बढ़ाते हुए आया हूँ। इसका जो क्लास नोट्स है भाई साहब AR पब्लिकेशन पे मिल जाएगा, और जो इसका सेट है ऑलरेडी हम AR पब्लिकेशन पे डाल देंगे, वहां से भी आप 8 सेट डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक एक सेट की वीडियो बीच बीच में आती रहेगी। आपकी रेलवे फाउंडेशन की बैच अगर जिस दिन नहीं आएगी उस दिन समझना 1 सेट की ये वीडियो आएगी। तो बीच बीच में ये भी कवर करते जाएंगे और बाकी अपना रेलवे फाउंडेशन भी बैक टू बैक कवर होता रहेगा। ठीक है भाई, तो और कुछ नहीं करना है, इसके बदले में आप एक ही चीज कर सकते हो कि हमारा जो भाई साहब ये है चैनल है जो AR पब्लिकेशन, इसको सब्सक्राइब करो। जितना से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना से ज्यादा इस पे चीजें आएंगी आप लोगों के, क्योंकि भाई साहब सब्सक्राइब करोगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो हमारा कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, जिसके वजह से हम आप लोगों के लिए और डेडिकेटेड होकर वीडियो रिकॉर्ड करके इस पर डालेंगे। बस अपने भाई के लिए कमेंट करना कि भाई का कंटेंट पढ़ाने का तरीका कैसा है, भाई और चीजें क्या इंप्रूव कर सकता है, एक छोटे भाई के हिसाब से अपना सलाह जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो को भाई सब लाइक करना है और शेयर तो करना ही करना है, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे बाकी लोग भी जानेंगे नहीं कि आपका भाई कौन है जो इतना तगड़ा तरीका से पढ़ाता है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।